अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 239। सोनिया ने कहा, यह कमरा मेरी ज़रूरत और शौक़ के मुताबिक है। क्या तुम्हें साइंसी तजुर्बात का शौक़ है? वो अपने शौक़ के मुतालिक बताने लगी। बातों के दौरान आर्मर ने आकर कहा, तुम्हें खतरा पेश आ सकता है। पेरिस के बॉस ने मास्क मैन को इतला दी है कि उसने पेरिस में नादिया को देखा है। ओह गॉड, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? मैं जोजो के दिमाग में था। मास्क मैन उसे देखने आया। वह इंटेलिजेंस के काला अफसर से कह रहा था कि पेरिस के बॉस को ताकीद कर दी गई है। वो नादिया को दोबारा तलाश कर रहे हैं, नादिया के बंगले और कैसीनो में। उसके मातियत नादिया के मुलाजमों को पकड़ कर ले जा रही हैं और उसके मुतल्लिक सवालात कर रहे हैं। अगर पास्कल जख्मी ना होता तो वो ख्याल ख्वानी के जरिए उसे ढूंढ निकालता। आर्मर, तुम फौरन नादिया के पास पहुंचो और उसे खतरे से आगाह करो। तुमने ही उस पर तनवी में अमल किया था, वो तुम्हारी हदायत पर अमल करेगी। उससे बातें करके फौरन मेरे पास आओ। आर्मर ने नादिया के पास पहुंचकर पूछा, क्या आज तुम अपने असली रूप में बाहर कहीं गई थी? हाँ, सोनिया ने मुझ पर आर्जी मेकअप किया था। वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रहा था। मैंने मजबूरन वो मेकअप उतार दिया। मगर मैं ऐसी कार में गई थी जिसके शीशे कलर्ड हैं, बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता। तुम कार से थोड़ी देर के लिए बाहर निकली होंगी या किसी ज़रूरत से शीशा हटाया होगा। वहाँ बॉस ने तुम्हें देख लिया है। उसके तमाम मातियत तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। यह तो बहुत बुरा हुआ। सोनिया मुझसे नाराज़ हो जाएगी। अभी कुछ बिगड़ा नहीं, आइंदा मोहतात रहो। उस सरकारी बंगले की खिड़की से भी बाहर ना झांको। दुश्मन तुम्हें तलाश नहीं कर सकेंगे। मैं फिर आऊंगा। आर्मर ने सोनिया के पास आकर रिपोर्ट दी। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजने लगी। तात्याना ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो तात्याना दिस एंड। सोनिया ने कहा, आर्मर तात्याना के पास जाओ। उधर दूसरी तरफ से इंटेलिजेंस का एक आला अफसर कह रहा था, मिस तात्याना, तुम्हें होशियार रहने की जरूरत है। पेरिस के बॉस ने अपने शहर में नादिया को देखा है। अगर वो नादिया है तो तुम्हारे साथ कौन है, और तुम्हारे साथ नादिया है तो वो पेरिस में नजर आने वाली कौन है? उसे बॉस के मातिहत तलाश कर रहे हैं। जल्दी हकीकत सामने आ जाएगी। मैंने तुम्हें होशियार करने के लिए इतला दी है। मेरे आइंदा फ़ोन का इंतजार करो। तात्याना ने रिसीवर रखकर सोनिया को चुपती हुई नजरों से देखा। वो अनजान बनी आराम से कुर्सी पर बैठी हुई थी। आर्मर उसे फ़ोन पर होने वाली बातें बता रहा था। वो बोली, तात्याना के पास रहो और उसके इरादों से मुझे बाखबर करते रहो। उसने तात्याना को देखा। इसके बाद चौंक कर बोली, क्या बात है, तुम मुझे चुपती हुई नजरों से क्यों देख रही हो? मैं तुम्हें देख रही हूँ और सोच रही हूँ। मेरी छठी हिस्स कभी गलत नहीं होती, लेकिन मैंने तुम्हारे मामले में अपनी छठी हिस्स को भी झुटला दिया। तुम पहेली ना बुझवाओ। तुमने त्यारे में जिस हाजिर दिमागी से लाइटर के जरिए शोला फेंका और दुश्मन को नफसियाती हमले से बदहवास कर दिया था, उसी वक्त मेरे दिमाग ने चीख कर कहा था, तुम सोनिया हो। वो सोनिया का रद्द-ए-अमल देखने के लिए चुप हुई, फिर बोली, लेकिन मैंने इस यकीन को झुटला दिया क्योंकि पास्कल ने तुम्हारे दिमाग को पढ़कर यकीन से कहा था तुम नादिया हो। यूं भी मैं नादिया की हिस्ट्री नहीं जानती थी, इसलिए मान गई कि वो औरत भी सोनिया की तरह चालाक और हाजिर दिमाग हो सकती है। जब दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला मुझ पर टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल कर रहा था तो तुमने मुझे अपनी आंखों में देखने के लिए कहा। मैंने देखा और हैरान रह गई। तुम्हारी आंखों में कोई शैतानी कुव्वत नहीं थी, नूर ही नूर था। तुमने मुझ पर कोई अमल नहीं किया, मगर मेरा दिमाग दुश्मन की दी हुई अजियत को भूल गया, हत्ता कि दुश्मन भी दिमाग से चला गया। उस वक्त भी मेरे दिमाग ने चीख कर कहा, तुम सोनिया हो। सोनिया ने पूछा, ये तुमने कैसे सोच लिया कि सोनिया कोई पुरस्कार इल्म जानती है? वो बोली, उस वक्त तुम्हारी मक्कारी मेरी समझ में नहीं आई थी, अब समझ गई हूं। त्यारे में सुपर मास्टर का ख्याल ख्वानी करने वाला दुश्मन मेरे पास नहीं आया था। तुमने आर्मर को मेरे दिमाग में भेजा था और उसे समझा दिया था कि जैसे ही मैं तुम्हारी आंखों में देखना शुरू करूं वह चला जाए और तुम्हारी आसानमंद हो जाऊं कि तुमने टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन से मुझे बचाया है। तुम्हारी मक्कारी समझ में नहीं आती, जब समझ में आती है तो पानी सर से गुजर चुका होता है। वह फिर चुप हुई। सोनिया ने कहा, और जब मैंने पास्कल की उंगलियां तोड़ी तो तुम्हारा रहा सहा शुबा भी दूर हो गया और तुमने मुझे सर से पैर तक सोनिया समझ लिया और समझ कर भी मुझे अपने साथ लेकर बाजारों में घूमती रही, पार्क में जिम्नास्टिक के करतब दिखाती रही और मुझ पर भरोसा ना करते हुए भी भरोसा करती रही। यू शट अप। मुझे अभी फ़ोन पर इतला मिली है कि नादिया पेरिस में है। अच्छा, तो ये वजह है तुम्हारी तोता चश्मे की। वहाँ चूंकि मेरी हमशक्ल है इसलिए मैं नादिया नहीं हूँ। वो तुम्हारी हमशक्ल नहीं बल्कि तुम उसकी हमशक्ल बनकर आई हो। क्या उस नादिया को अच्छी तरह परख लिया गया है? नहीं, मगर जल्द ही परख लिया जाएगा। चंद घंटों में असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुमने चंद घंटों तक सब्र नहीं किया और मुझ पर हमले करने बैठ गई। इसकी वजह मेरी छठी हिस्सा है। ये मेरी गैर मामूली हिस्सा है। इसकी बदौलत मैंने बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। मैं यकीन से कहती हूँ तुम सोनिया हो। सोनिया ने मुस्कुराकर अपनी जगह छोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे यकीन को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। बेशक मैं सोनिया हूँ। अब बताओ मेरे साथ क्या सलूक करोगी? तात्याना भी उठकर उसके सामने तन गई, फिर बोली, वही सलूक जो एक मुहिब्बे वतन को अपने वतन के दुश्मनों से करना चाहिए। तात्याना, तुम इस बंगले की चार दीवारी में तन्हा हो। मानती हूँ कि बड़ी शहजोर हो, आज तक अपने दुश्मनों पर भारी पड़ती रही हो,
अगर आज भारी ना पड़ सकी तो तुम्हें कौन बचाने आएगा? तात्याना ने कहका लगाया, फिर कहा, मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी पर भरोसा नहीं करती, तुम पर भी नहीं करूंगी। तुम्हें यहां लाने का मकसद यह भी था कि हमारी तुम्हारी गुफ्तगू रिकॉर्ड होती रही। जिस तरह मारिया की रिहाइशगाह के हर हिस्से में माइक लगे हुए हैं, उसी तरह यहां भी माइक हैं जो नजर नहीं आते। हमारी गुफ्तगू दूसरी तरफ सुनी जा रही है। इससे पहले कि तुम मुझ पर भारी पड़ो, यहां मुसल्लह सिपाही पहुंच जाएंगे। तुम्हारी मक्कारी आज खत्म हो चुकी है, वो कह लगा रही थी। जिस मुल्क में कदम कदम पर पहरा हो, वहां के एक बंगले से सोनिया का बच निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन था। तात्याना के फातिहाना कह के कमरे की चार दीवारी में गूंज रहे थे। मैडोना थोड़ी देर तक पारस को देखती रही, फिर बोली, क्या सोच रहे हो? तुम्हारी मामा अब दिमाग में नहीं आएंगी? वो ख्यालात से चौंक कर बोला, हाँ शायद अब नहीं आएंगी। मैं हैरान हूं, वो माँ होकर तुम्हें दिमागी झटके पहुंचाना चाहती थी। वो उदासी से मुस्कुराते हुए बोला, वो पहले ही मुझे बेटा तस्लीम नहीं करती थी। सुपर मास्टर ने उन्हें मेरे खिलाफ और भड़का दिया होगा। जब वो तुम्हें नहीं सिर्फ अली तैमूर को बेटा समझती हैं, तो तुम भी उन्हें नजरअंदाज करो। एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। माँ नादान है, बेटा तो नादान नहीं। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, इसीलिए मैं कुदरती तौर पर उनके मनफी रवैये से उदास हो जाता हूँ। वेटर मेज पर खाना लगा रहा था। जब वो चला गया तो पारस ने कहा, तुम खामोशी से खाना खाओ और मामा के दिमाग में पहुंचकर उनके मौजूदा हालात को समझो। क्या वो मुझे दिमाग में आने देंगी? जाकर आजमा लो, जगह ना मिले तो लौट आना, किसी को तुम पर शुबा नहीं होगा। पारस उसे ख्याल ख्वानी में लगाकर निहायत इत्मीनान से उसके हुस्नो शबाब को देख रहा था, बल्कि निगाहों की उंगलियों से जी भर के टटोल रहा था। उसने महसूस किया वो बराए नाम खा रही थी, रह रहकर पहलू बदल रही थी और आप ही आप शर्मा रही थी। पारस ने पूछा, तुम ख्याल ख्वानी में मसरूफ नहीं हो? वो सर झुकाए कांटे और चम्मच से खेलने लगी। उसने पूछा, तुम लड़कियां ये कैसे समझ लेती हो कि तुम्हें कोई नजर भर के देख रहा है? वो मुस्कुराने लगी, फिर बोली, हर औरत टेलीपैथी जानती है, अपने मर्द के मिजाज को, खुसूसन उसके रोमांटिक मूड को खूब समझती है। इसलिए देखे बगैर पूछे बगैर समझ लेती है कि उसका चाहने वाला किस वक्त क्या चाहता है। तुम मेरी चाहत का सुराग लगा रही हो। मामा के पास नहीं गई, मैं 15 मिनट उनके दिमाग में रहकर आई हूं। तुम्हें यह सुनकर दुख होगा कि मामा ने तुम्हारे मजहब को छोड़ दिया है, अपना हिंदू धर्म फिर इख्तियार कर लिया है। उसका एक भाई कुंवर रंजीत सिंह है और एक भाभी लाजवंती है। सुपर मास्टर की स्टोरी के मुताबिक मामा के शौहर ठाकुर रघुवीर सिंह को तुम्हारे पापा ने कत्ल किया और मामा को दाश्ता बनाकर रखा। वो सोनिया मामा से, अली तैमूर से और तुमसे अपनी जिल्लत और बर्बादी का इंतकाम लेना चाहती हैं। सुपर मास्टर के जेरे साया रसवंती देवी जो नया ड्रामा प्ले कर रही थी, उसके मुतालिक मैडोना बताती रही। पारस ने कहा, मामा ने अपनी जिंदगी में कभी अपने दिमाग से कुछ सोचकर काम नहीं किया। उनकी इसी कमजोरी से सुपर मास्टर खेल रहा है। तुम अली तैमूर के पास जाओ और उसे मामा के मुतालिक तफसील से बताओ। उसने ख्याल ख्वानी की परवास की, फिर अली तैमूर के दिमाग में पहुंचते ही वापस आ गई। उसने दोबारा ऐसा किया। हर बार उसने सांस रोक ली। मैडोना ने पारस से कहा, तुम्हारे भाई से बड़ा डर लगता है। उसने मुझे मौत की सजा सुनाई थी। वो बहुत चालाक है। उसने पता नहीं कैसे मुझे दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाली की हैसियत से पहचान लिया था। अब तो दुश्मन नहीं हो, उससे कहो मुझसे फ़ोन पर राब्ता कायम करे, मैं तुम्हारी तरफ से सफाई पेश करूंगा। मैं उससे कैसे कहूँ, वो दिमाग में आने ही नहीं देता। 3 बार कोशिश कर चुकी हूँ। अली तैमूर वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। दुश्मन हमारे अंदर आकर किसी वक्त भी दिमागी अजियत पहुंचा सकती हैं। बेहतरी इसी में है कि दोस्तों को भी दिमाग में आने ना दिया जाए। फिर मुझे क्यों आने देते हो? तुम मेरे सामने रहती हो, जब किसी अहम गुफ्तगू के लिए इशारा करती हो तो मैं दिमाग के दरवाजे खोल देता हूँ। मेरी नज़रों से ओझल होकर दिमाग में आना चाहोगी तो पहले खास कोड वर्ड्स सुनूंगा, इसके बाद आने दूंगा। यहाँ किसी आला अफसर के जरिए अली तैमूर से रब्ता हो सकता है। नहीं, कोई नहीं जानता वो कहाँ होगा। होटल का मैनेजर अपने हाथों में एक प्ले कार्ड उठाए डाइनिंग हॉल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजर रहा था। इस प्ले कार्ड पर मिस मैडोना लिखा हुआ था। मैडोना ने कहा, पारस वो देखो, प्ले कार्ड पर मेरा नाम है। तुम्हारे मंसूबे के मुताबिक किसी ने मुझे पहचान लिया है। पारस ने मैनेजर को इशारे से बुलाया, फिर करीब आने पर बोला, क्या पैगाम है? उसने कॉर्डलेस रिसीवर बढ़ा दिया। पारस ने रिसीवर मैडोना को दिया। वो उसे ऑपरेट करते हुए कान से लगाकर बोली, हेलो, मिस मैडोना बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम असली रूप में और अपने मैडोना होने का इतराफ़ कर रही हो। मैं इस जुर्रत पर बहुत हैरान हूँ। वो बोली, हैरान होने का कोई नाम और काम भी होगा। तुम नाम पूछने का तकल्लुफ़ कर रही हो, जबकि मेरे दिमाग में आकर बहुत कुछ मालूम कर सकती हो। मैं इस वक्त खाने की मेज़ पर हूँ। तुम्हारा दिमाग गटर साबित हुआ तो एक लुकमा भी नहीं खा सकूंगी। ये कहते उसने पारस को इशारा किया, फिर दिमाग में पहुंचकर बोली, क्या बात आगे बढ़ाऊं? पारस के मना करने पर उसने रिसीवर को ऑफ किया, फिर उसे $5 के साथ मैनेजर के हाथ में दे दिया। वो शुक्रिया अदा करके चला गया। पारस ने कहा, तुम इत्मीनान से खाने के बाद उसके दिमाग में जाओगी। वैसे दुश्मनों ने तुम्हारी निगरानी शुरू कर दी होगी। मैं खा चुकी हूँ। क्या दुश्मनों के खौफ से भूख मर गई? वो हंसते हुए बोली, जब से तुम्हारा साथ नसीब हुआ है मैं खुद को दुनिया की सबसे शाज़ोर औरत समझ रही हूँ। मैं इस मेज़ पर से उठूंगी तो सीना तान कर बाहर जाऊंगी। वो रिस्ट वॉच को देखकर बोला,
9:25 हुए हैं। हम 10:30 बजे तक नादिया के कैसीनो जाएंगे, वक्त गुजारने के लिए कॉफ़ी पियेंगे। अगर मैं इनकार करूं तो मैं इनकार की वजह पूछूंगा। मैं खुली फिजा में तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। हम साथ चलेंगे, दुश्मन जलेंगे। हम किसी स्नैक बार में रुककर कॉफ़ी पी लेंगे। वह बिल अदा करके उठ गई। मैडोना ने पूछा, क्या मुझे उस शख्स के मुतालिक कुछ मालूम नहीं करना चाहिए? पारस ने कहा, यह जानते हुए भी कि तुम मैडोना हो, उसने फ़ोन पर तुमसे बात की, दूसरे लफ्ज़ों में अपने दिमाग के अंदर तुम्हें आने की दावत दी। इस जुर्रत का मतलब है वो पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता है और सांस रोक सकता है। तुम उसकी तवक्को के खिलाफ उसे नज़रअंदाज कर रही हो। वो बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। दुश्मन को ज़्यादा अहमियत ना देकर उसे एहसास कमतरी में मुब्तला रखना चाहिए। वो होटल से बाहर पार्किंग एरिया में आए, अपनी कार की अगली सीट पर बैठ गए। मैडोना ने कहा, मैं पैदल चलना चाह रही थी। हम थोड़ी देर बाद पैदल चलेंगे। निगरानी करने वालों को ज़रा अपने पीछे दौड़ने दो। इसका ताक्कुब से पता चलेगा गाड़ी एक है या एक से ज़्यादा। उसने कार स्टार्ट की, फिर उसे पार्किंग एरिया से निकालते हुए बोला, सर्दी कुछ ज़्यादा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो मुस्कुराकर करीब आगे उससे लगकर बैठ गई। पारस ने एक हाथ से स्टीयरिंग को संभाला, फिर उसे दूसरे हाथ से समेट कर कहा, अब तो सर्दी के मौसम को भी पसीना आएगा। वो हंसने लगी। कार यकसा रफ्तार से दौड़ रही थी, एक शाहराह से दूसरी शाहराह पर जा रही थी। उसने कहा, अब तक 2 गाड़ियां नजर आई हैं, एक हमारे सामने जा रही है, दूसरी पीछे आ रही है। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि यह हमारा ताकुब करने वालों की गाड़ियां हैं? अभी आजमा लो, जब हमारी कार किसी गाड़ी के बराबर चलती रही तो तुम ड्राइव करने वाले को मुखातिब करोगी। वो रफ्तार बढ़ाकर अगली कार के बराबर आ गया। मैडोना ने खिड़की से झांककर उस गाड़ी के ड्राइवर को मुखातिब किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, रफ्तार बढ़ाकर आगे निकल गया। वो बोली, वाकई ये दुश्मन है। इन्हें समझाया गया कि हमसे गुफ्तगू ना की जाए, वरना खोपड़ी सलामत नहीं रहेगी। क्या पीछे आने वाली गाड़ी के लोगों को भी आजमाओगी? मैं उन्हें सजा देना चाहती हूँ। संभल कर बैठो, अभी सजा मिलेगी। उसने अपनी कार को जरा साइड पर करते हुए अचानक ब्रेक लगाई। पीछे आने वाली गाड़ी का थोड़ा सा अगला हिस्सा रुकने वाली गाड़ी से टकराया, जिसके नतीजे में तेज रफ्तार गाड़ी घूम गई। ब्रेक की चिड़चिड़ाहट दूर तक सुनाई दी। एक गाड़ी के घूमने से पीछे आने वाली तमाम गाड़ियां एक दूसरे से टकरा कर रुकने लगी। पारस ने अपनी गाड़ी से निकलते हुए कहा, यहीं बैठी रहो और मेरे दिमाग में आ जाओ। वो कार से निकलते ही दौड़ता हुआ ताक्कुब करने वाली गाड़ी के पास आया। दूसरे लोग भी आ रहे थे। उसने दरवाजे एक झटके से खोलकर ड्राइव करने वाले का गिरेबान पकड़ लिया, फिर कार से बाहर खींचते हुए बोला, अंधे होकर ओवरटेक कर रहे थे, गाड़ी चलानी आती है या नहीं? वो बेशुमार गाड़ियों को टकराते देखकर बुखला गया था। हकलाते हुए बोला, मेरा कसूर नहीं है, तुमने अचानक ब्रेक लगाए थे। पारस ने सोच के जरिए पूछा, क्या तुमने इसकी आवाज़ और लहजे को याद कर लिया? हाँ, मैं इसके दिमाग में जा रही हूँ। पुलिस वाले आ गए। पारस ने पुलिस अफसर को अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया। उसने अलर्ट होकर सलूट किया। इसके बाद कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी कार में आकर बैठ गया, फिर उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगा। मैडोना ने कहा, यह ताक्कुब करने वाले किराए के आदमी हैं। ये नहीं जानते किसने किराए पर इन्हें हासिल किया है। एक एजेंट के जरिए सौदा तय पाया है कि अगर ये हमें ट्रैप करके रोमन खंडरात में ले जाएंगे तो इनमें से हर शख्स को $10,000 दिए जाएंगे। पारस ने गाड़ी को रोमन खंडरात की तरफ मोड़ दिया। मेडोना ने कहा, इन किराए के आदमियों को सख्ती से मना किया गया है कि मेरे सामने जुबान ना खोलें और ना ही मुझसे आंखें मिलाएं। हाँ, वो नहीं चाहते हमें उस जगह का इल्म हो जहां वो हमें ले जाना चाहते हैं। अगर दुश्मन ख्याल ख्वानी करता है तो उसे मालूम हो चुका होगा कि उसके एक आदमी ने हमारे सामने जुबान खोल दी है। फिर तो वो रोमन खंडरात में नहीं होंगे। चलकर देख लेने में क्या हर्ज है। वैसे अब इस दुश्मन के दिमाग में पहुंचने का वक्त आ गया है जिसने तुम्हें फ़ोन पर मुखातिब किया था। मैं अभी जाती हूँ। उसने परवाज की उसके दिमाग में पहुंची। वो हंसने लगा। पारस का अंदाज़ा दुरुस्त था। उसने मैडोना को महसूस कर लिया। वो हंसते हुए बोला, बड़ा इंतज़ार कराया मेरी जान। क्या पारस से चिपकने के बाद उसे छोड़ने को जी नहीं चाहता? वो खामोश रही। उसने पूछा, क्या मेरी बात का जवाब नहीं दोगी? उसने जवाब का इंतज़ार किया, फिर हंसते हुए कहा, अच्छा समझ गया, चुपचाप मेरे ख्यालात पढ़ रही हो। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आइंदा कुछ बोलना हो तो आना, वरना खुदा हाफिज। उसने सांस रोक ली। मैडोना दिमागी तौर पर हाजिर होकर बोली, उसका नाम जमकाटा है, सुपर मास्टर का एक खतरनाक एजेंट है। उसने मुझे तुम्हारे साथ होटल में दाखिल होते देख लिया था जब दानियाल ने मुझ पर तनवीमी अमल किया था और मैं लापता हो गई। तो सुपर मास्टर ने मेरी तस्वीरें तमाम मुल्कों के एजेंट्स के पास भेज दी थी। जमकाटा को यकीन नहीं आया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो भी इस होटल में था। उसने फ़ोन के जरिए मेरे मैडोना होने की तस्दीक की। फिर अपने कुछ आदमियों को हमारी निगरानी के लिए मुकर्रर करके हुक्म दिया कि हमें रोमन खंडरात में घेर कर लाया जाए। क्या सुपर मास्टर का ख्याल ख्वानी करने वाला उसके साथ नहीं है? जमकाटा ने हॉटलाइन पर सुपर मास्टर को इतला दी है कि मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। ख्याल ख्वानी करने वाले को फौरन मेरे दिमाग में भेजा जाए। शायद वो ख्याल ख्वानी करने वाला कहीं मसरूफ़ है, इसलिए अभी तक कोई मेरे दिमाग में नहीं आया है। तुम जमकाटा की ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक मालूम करो। उसका पता ठिकाना मालूम होना चाहिए। वह फिर जमकाटा के दिमाग में पहुंची। वो बोला, तुम फिर खामोश रहने के लिए आई हो तो चली जाओ। उसने कहा, मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़कर
यकीन करना चाहती हूँ कि तुम वाकई सुपर मास्टर के वफादार हो या नहीं। मेरी जान, तुम्हारी वफादारी को क्या हो गया है? तुमने सुपर मास्टर से राब्ता क्यों खत्म कर दिया? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। सुपर मास्टर का ख्याल ख्वानी करने वाला मेरे दिमाग में आएगा तो उसे हकीकत मालूम हो जाएगी। तुम ज्यादा ना बोलो, मुझे अपने ख्यालात पढ़कर यकीन करने दो। सॉरी, मैं तुम्हारे पास अपनी कोई कमजोरी छोड़ना नहीं चाहता। उसने सांस रोक ली। मैडोना ने पारस से कहा, जमकाटा 11 रॉबसन स्ट्रीट में रहता है। उसकी बीवी मर चुकी है, एक 10 साल बेटा है जिसे वो जान से ज्यादा चाहता है। क्या तुम सुपर मास्टर के ख्याल ख्वानी करने वाले के दिमाग में जा सकती हो? मैंने उसकी आवाज कभी नहीं सुनी और ना ही उसे देखा है। पारस ने कॉर्डलेस फोन के जरिए एक आला अफसर से राब्ता कायम किया, फिर कहा, जमकाटा नामी एक शख्स 11 रॉबसन स्ट्रीट में रहता है। वहां उसका 10 साल बेटा होगा, उसे अपने दफ्तर में ले आए। मैं थोड़ी देर के बाद उसे यरगमाल बनाना चाहता हूँ। आप फौरन यह काम करें, शुक्रिया। उसने दूसरी तरफ से कुछ बातें सुनी, फिर रिसीवर रख दिया। मैडोना ने पूछा, क्या करना चाहते हो? मैं जिस अफसर से बातें कर रहा था, तुमने उसकी आवाज़ सुनी है? क्या मैं उसके दिमाग में जा सकती हूँ? जाओ और देखो। उस लड़के को जब अगवा किया जाए तो मुझे बता देना। वो बैठे बैठे अफसर के पास पहुंच गई। पारस ने एक जगह सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। आगे जाने वाली गाड़ी भी कुछ दूर जाकर रुक गई। किसी का ताक्कुब करने वाले पीछे रहते हैं, मगर वो आगे आगे जा रहे थे, क्योंकि मैडोना की कार खुद ही उन रास्तों पर जा रही थी जहां से गुजरकर वो रोमन खंडरात तक पहुंचना चाहती थी। उसके अचानक रुकने पर उन्हें भी रुकना पड़ा। एक ने कहा, यह कमबख्त क्यों रुक गई है? दूसरे ने कहा, यू शट अप, हमें गूंगा बनकर रहने की ताकीद की गई है। हमें मैडोना के सामने जुबान खोलने से मना किया गया है और वो हमसे दूर हैं। मालूम होता है उन्हें अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए अब जबरदस्ती करनी होगी। उन सब ने अपने अपने रिवॉल्वरों को चेक किया, उन्हें अपनी जेब में रखा, फिर कार से बाहर आ गए। पारस की कार नीम तारीकी में थी। वह सब अपनी जेबों में हाथ डालकर मोहतात अंदाज में आ रहे थे। फिर एक ने कहा, हम सब मुसल्लह हैं, फायरिंग की हमाकत न करना वरना गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। वो धमकियां देते हुए करीब आए, फिर चौंक गए। कार खाली थी, मैडोना और पारस नहीं थे। एक ने कहा, वो फरार होना चाहते हैं मगर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम इधर जाओ, तुम उधर। मैं सड़क के किनारे दौड़ता हुआ जाऊंगा। शायद वो किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट लेकर भागना चाहते हो। वो तीनों उसकी तलाश में जाना चाहते थे। फिर कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुनकर रुक गई। उनकी अपनी कार स्टार्ट होकर आगे जा रही थी और उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। वो अपनी कार के पीछे दौड़ते फिर रुक गए। पलटकर दौड़ते हुए पारस की कार के पास आए। उसके दरवाजे को खोलकर बैठ गए, लेकिन चाबी नहीं थी। कार स्टार्ट नहीं हो सकती थी। वो बाहर निकलकर फिजा में घूंसे लहराते हुए गालियां देने लगे। पारस अकब नुमा आईने में देखता जा रहा था। मैडोना ने उसकी गर्दन में बाहें डालकर कहा, तुमने तो कमाल कर दिया, दुश्मनों को पैदल कर दिया। मैं तुम्हारी जहानत और हाजिर दिमागी की एक नई दुनिया में पहुंच गई हूँ। क्या उस लड़के को अगवा कर लिया गया है? मैं अभी मालूम करती हूँ। वो गई, फिर थोड़ी देर में आकर बोली, वो लड़का ऑफिसर के घर पहुंच गया है। अब जमकाटा के पास जाओ, उसे बेटे का हवाला देकर दिमाग का दरवाजा खुला रखने पर मजबूर करो। फिर मालूम करो सुपर मास्टर का ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहा। अगर वो आए तो जमकाटा अपने दिमाग में तुम्हारी मौजूदगी के मुताल्लिक उसे कुछ ना बताए। तुम उस ख्याल ख्वानी करने वाले के लबो लहजे को याद रखोगी। उसी लम्हे मैडोना ने सांस रोक ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगी। चंद सेकंड के बाद फिर सोच की लहरें महसूस हुई। डैगर ने कहा, सांस ना रोकना, मैं सुपर मास्टर का पैगाम सुनाता हूँ। वह पैगाम मैं तुम्हारे दिमाग में आकर सुनूंगी। उसने सांस रोककर उसे भगाया। फिर पारस से कहा, अभी कोई मेरे दिमाग में आया था, सुपर मास्टर का पैगाम सुनाना चाहता था। मैंने उसे कह दिया उसके दिमाग में आकर सुनूंगी। शाबाश, तुमने दानिशमंदी का सबूत दिया है। वह मुस्कुराकर बोली, ये तुम्हारी एक दिन की सोहबत का नतीजा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, अब जाओ और सुपर मास्टर की बातें सुनकर आओ। वो डैगर के दिमाग में पहुंच गई। वो नागवारी से बोला, तुम बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रही हो। शायद तुम नहीं जानती, ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए मेरी ही टेलीपैथी की सलाहियतें तुम्हारे दिमाग में मुंतकिल की गई हैं। तुम्हें मेरा और सुपर मास्टर का एहसान नहीं भूलना चाहिए। हमारे सुपर मास्टर ने कहा है, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम लौट आओ, तुम्हें पहले से ज्यादा मान और मर्तबा मिलेगा। मुझे मान और मर्तबा, दौलत और शोहरत नहीं चाहिए। मेरा दिल, मेरी जान और मेरी दुनिया सिर्फ पारस है। ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारा मास्टर फरहाद की मौत के बाद उसकी फैमिली के तमाम अफराद को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहता है। तुम तमाम उम्र पारस के साथ रहो, हम उसे दोस्त बनाकर रखेंगे और माँ को बेटों का दुश्मन बनाते रहेंगे। क्या खूब दोस्ती है। तंज न करो, अगर पारस और अली तैमूर हमारे बनकर रहेंगे तो हम रसवंती के दिमाग से नफरत और दुश्मनी निकाल देंगे। जो लोग अपने दिमाग से दुश्मनी नहीं निकाल सकते वह दूसरों की भलाई क्या करेंगे। सुपर मास्टर से कहो, मैं पारस को उसका दोस्त बनाऊंगी, मैं भी उसकी वफादार रहूंगी। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है, माँ को बेटों के पास पहुंचा दो। पहली मुलाकात में मामला तय नहीं हो सकते। मैं सुपर मास्टर से इन मामलात का कोई मुनासिब हल मालूम करके बताऊंगा। मेरे दिमाग में आने की कभी जहमत न करना। फ़ोन के जरिए इतला दोगे तो मैं तुम्हारे दिमाग में आ जाऊंगी। वह वापस आकर पारस को तमाम बातें बताने लगी। वो बोला, सुपर मास्टर अभी तजब्जो में रहेगा। मामा और तुम टेलीपैथी जानती हो, वो किसी को छोड़ना नहीं चाहेगा। ये अंदेशा रहेगा कि तुम उसकी वफादार ना रही तो मास्कमैन किसी तरह तुम्हें अपने बस में कर लेगा
और अगर मामा उसके फ्रेब से निकल आएंगी तो हमारी पूरी फैमिली कभी उसके दबाव में नहीं रहेगी। मेरा ख्याल है वो मुझे अगवा कराने की कोशिश करेगा। सही ख्याल है, इन हालात में वो यही करेगा। तुम जमकाटा के पास जाओ और वार्निंग दो कि उसके किसी आदमी ने आइंदा हमारा पीछा किया या उसने हमारे खिलाफ कोई कदम उठाया तो दूसरी बार उसका बेटा अगवा होने के बाद भी नहीं मिलेगा। वह जमकाटा के पास जाकर बोली, हेलो, तुम्हारा एक डैगर मेरे पास आया था। उसने हैरानी से पूछा, क्या डैगर ने अपना नाम बताया है? क्या तुमने अपना नाम बताया था? दिमाग में जरा सी देर के लिए जगह मिल जाए तो अंदर की बहुत सी छुपी हुई बातें मालूम हो जाती हैं। सुपर मास्टर के पास एक नहीं 2 ख्याल ख्वानी करने वाले हैं और वो डैगर एंड डैगर कहलाती हैं। 2 नहीं 3। कहो, क्या तुम हमारे मास्टर की वफादार नहीं रहोगी? ये मेरा और उसका मामला है, तुम्हें समझाने आई हूं कि आइंदा तुम्हारा कोई दोस्त मेरा ताकुब ना करे। वो हंसते हुए बोला, तुम समझा रही हो या वार्निंग दे रही हो? अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा, जरा फोन पर अपने बेटे से बात करो। वो परेशान होकर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ ना पूछो, फोन करो। उसने फौरन रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। दूसरी तरफ घंटी बजती रही। बेटे ने फोन नहीं उठाया। वो गुस्से से धाड़ते हुए बोला, मैडोना, मेरा बेटा कहाँ है? जल्दी बताओ वरना मैं मौत बनकर तुम्हें फना कर दूंगा। क्या मेरे फना होने से बेटा मिल जाएगा? उसने तिलमिलाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें अपने मामले में शरीफ आदमी देखना चाहती हूँ। तुम सुपर मास्टर के लिए मेरे खिलाफ कोई काम नहीं करोगे? नहीं करूंगा। मेरा बेटा कहाँ है? सुपर मास्टर तुमसे मायूस होकर जिसे हमारे पीछे लगाएगा तुम उसका नाम और पता बताओगे। वो धाड़ते हुए बोला, बताऊंगा, मेरा बेटा कहाँ है? 1 मिनट, अभी बताती हूँ। वो पारस से बोली, जमकाटा मेरी बातें मान रहे, अफसर से कह दो उसके बेटे को वापस कर दिया जाए। पारस ने एक टेलीफोन बूथ के पास गाड़ी रोकी क्योंकि दुश्मनों की कार में कॉर्डलेस फोन नहीं था। उसने अफसर से बात की। अफसर ने कहा, एक सिपाही अभी लड़के को घर पहुंचाने जा रहे हैं। वो रिसीवर रखकर बूथ से बाहर आया। कार में बैठकर उसे स्टार्ट करते हुए बोला, अफसर या लड़के के दिमाग में जाकर देखो। वो लड़के के पास आई, फिर उसके बाप के पास पहुंचकर बोली, तुम्हारा बेटा घर पहुंच रहा है, जाकर देख लो। वो फौरन ही उठकर होटल से बाहर आया, फिर अपनी कार में बैठकर घर की तरफ जाने लगा। जब लड़का खैरियत से घर पहुंच गया तो मैडोना दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। इत्मीनान की सांस लेते हुए बोली, अब हमारा कोई ताकुब नहीं करेगा। यह तुम्हारा ख्याल है? दुश्मनों को हमसे बेहद मोहब्बत है, वो पीछा छोड़ना नहीं चाहती। मैडोना ने घूमकर पीछे देखा, कितनी ही गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही थीं। पारस बोला, एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा, बार बार सर घुमाओगी तो गर्दन दुखने लगेगी। अकबनुमा आईने में देखो, हर गाड़ी थोड़ी देर में इधर उधर चली जाती है, सिर्फ एक सफ़ेद कार हमारे पीछे रह जाती है। क्या उन कार वालों को भी चक्कर दोगे? नहीं, तुम बार बार करीब आकर मौसम बदल रही हो, लिहाजा हम कॉटेज चल रहे हैं। वो जरा शर्माई, जरा मुस्कुराई, फिर बोली, और ये दुश्मन, इनका इंतजाम हो जाएगा। ये जमकाटा बाज नहीं आ रहे। नहीं मैडोना, अभी वो बेटे को गले लगाकर चूम रहा होगा। अब हमसे दुश्मनी की जरूरत नहीं करेगा, ये कोई और ही पार्टी है। मास्कमैन के आदमी होंगे, यहूदी तंजीम के अफराद भी हो सकते हैं। उसने कॉटेज के सामने गाड़ी रोक दी। पीछे आने वाली सफ़ेद गाड़ी उनके करीब से गुजरकर आगे चली गई और झील से दूर जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। वह मैडोना के साथ कॉटेज में आया, दरवाजे को अंदर से बंद किया और रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने के बाद बोला, मैं कॉटेज में हूँ। सर, मैंने अभी आपको एक लड़की के साथ आते देखा है। तुमने वो सफ़ेद रंग की कार भी देखी होगी? जी हाँ, अभी आपकी गाड़ी के करीब से गुजर कर गई है। दुश्मन मेरी रिहाइश का देख कर गई हैं, किसी वक्त भी आ सकती हैं। आप इत्मीनान से सो जाएं, जो आएगा उसे हम सुला देंगे। मैं दुश्मनों की कार ले आया हूँ। मेरी कार बुलीवर्ड 3 में सड़क के किनारे होगी। समझ गया सर, हमारे एक आदमी कार वहां छोड़कर आपकी कार ले आएगा। शुक्रिया, अब मैं आराम कर रहा हूँ। उसने रिसीवर रख दिया। मैडोना लिबास तब्दील करने गई थी, वो भी लिबास बदलने लगा। फिर उसने हीटर को ऑन किया। सर्दी शबाब पर थी। शबाब की हरारत के बावजूद कमरे को गर्म रखना जरूरी था। उसने रिकॉर्डर में एक कैसेट लगाकर ऑन किया, फिर कॉटेज के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर तमाम बत्तियां बुझा दी। अपने कमरे में हल्की ख्वाब आवर रोशनी रहने दी। कुछ देर रक्स करने के बाद पारस ने उसे दोनों बाजू में उठा लिया। वो मुंह छुपाने लगी, यह छेड़ने लगा, वो शर्माने लगी। पता नहीं यह छेड़छाड़ कब तक जारी रहती। अचानक फोन की घंटी बजने लगी। वो मैडोना को लिए हुए बिस्तर पर गिर पड़ा, फिर बोला, इससे दुश्मनी कहते हैं। पक्की दुश्मनी करने वाले ऐसे ही वक्त आ धमकती हैं। वो मुंह छुपाकर हंसने लगी। उसने कहा, मेरे हाल पर ना हंसो और मेरे दिमाग में आकर देखो, फोन करने वाला कौन है और क्या चाहता है। वो उसके दिमाग में आ गई। उसने करवट होकर सरहाने रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया, फिर कराहते हुए बोला, कौन हो भाई? दूसरी तरफ से रेड पावर के बॉस ने कहा, हेलो पारस, मैं बोल रहा हूँ। सुबह बोलते तो क्या बिगड़ जाता? क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है तुम तकलीफ में हो। बड़ी तकलीफ में हूँ, मुझे मेडोना प्रेशर हो गया है। क्या हो गया है? मेडोना प्रेशर ये एक निहायत ही खूबसूरत बीमारी है। जब से मुझे लगी है डॉक्टर सुपर मास्टर और डॉक्टर मास्कमैन मेरा इलाज कराने पर तुल गई हैं। इस बीमारी को मुझसे छीनकर अपने अपने मुल्क में ले जाना चाहती हैं। वो हंसते हुए बोला, खूब मजाक करते हो, बड़े ही जिंदा दिल हो। मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि मेडोना तुम्हारे पास है। कसम से कहता हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो तुम्हारे पास ही महफूज रह सकती है। मेरा ख्याल है वो जाग रही होगी और तुम्हारे जरिए मेरी आवाज़ सुन रही होगी। अगर वो मेरे दिमाग में आने की जहमत करे तो ये मेरी खुश नसीबी होगी।
ये खुश नसीबी कल सुबह मिले तो कोई हर्ज है? कल सुबह? अभी रात को नहीं? अच्छा समझ गया, कमाल है, मैं देर से क्यों समझा, जबकि मैं भी जवान रह चुका हूं, बल्कि अभी जवान हूं, इसीलिए तो समझ गया। पारस ने रिसीवर रख दिया। मैडोना के साथ खुद को कंबल में छुपा लिया। मैडोना के एक हाथ आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ टेलीफोन तक गया, फिर उसने रिसीवर को क्रैडल से हटाकर एक तरफ रख दिया। कमरे में खामोशी थी। कैसेट रिकॉर्डर चुप हो चुका था, सिर्फ सांसें थी जो कुछ कह रही थी और कुछ सुन रही थी। बाहर एक फायर की आवाज़ सुनाई दी, फिर सन्नाटा छा गया। थोड़े वक्फे के बाद लगातार फायरिंग की आवाज़ गूंजती हुई आई, फिर खामोशी छा गई। यूं लगता था प्यार के दुश्मन टूट पड़ना चाहते हैं। पारस प्यार की मंजिलें तय करता हुआ चांद पर आ गया था। उसी लम्हे हल्का सा खटका सुनाई दिया। उसने फौरन एक करवट बदली, तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकाला और रोशनदान की तरफ ठाई से गोली चला दी। फायर की आवाज़ के साथ ही किसी की आखिरी चीख सुनाई दी। वह फिर करवट बदलकर चांद पर पहुंच गया। तैयारा 2 घंटे तक लंदन के एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। कुछ मुसाफिर अपना मुख्तसर सामान लेकर जा रहे थे और कुछ न्यूयॉर्क तक सफ़र करने आ रहे थे। एमी ने अली तैमूर के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मैं बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, चलो एयरपोर्ट के वेटिंग रूम तक चलें, एक तरह की आउटिंग हो जाएगी। अली तैमूर हाथ छुड़ाकर उठ गया। उसके साथ तैयारे से बाहर आया। वो उसके बाजू में अपना बाजू डालकर चलते हुए बोली, हाथ क्यों छुड़ाते हो? मैं हथकड़ी नहीं पहनना चाहता। वो हंसते हुए बोली, हथकड़ी फौलाद की तरह होती है और मैं फूल हूँ। मर्द फौलाद को तोड़ देते हैं मगर फूल से टूट जाती हैं। मैं टूटना नहीं चाहता। तुम कभी मुस्कुराते नहीं हो? मासूम बच्चों को देखकर मुस्कुराता हूँ। वो चलते चलते चिपक कर बोली, मुझे भी बच्ची समझ कर मुस्कुराओ। उसने अपने एक बाजू से एमी का बाजू अलग किया, फिर एक उंगली बढ़ाकर बोला, इसे पकड़ लो। बच्चियाँ उंगली पकड़कर चलती हैं। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, तुमसे जीतना मुश्किल है। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। अगर तुम मुझे अपने बाजू से लगाकर नहीं चलोगे तो लोग क्या सोचेंगे? मैं तौहीन महसूस करूंगी। हम आशिक या मियाँ बीवी नहीं हैं। अगर अपनी इंसल्ट समझती हो तो आगे पीछे कितने ही मर्द हैं, किसी के बाजू से लग जाओ। तुम फलसफे की तरह खुश्क, पत्थर की तरह सख्त और चट्टान की तरह अटल हो। शायद इसीलिए मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। मैं किसी और से फ्री हो जाऊंगी, यह ख्याल दिल से निकाल दो। ऐसी बातें ना करो जो किसी बाजारी औरत से की जाती हैं, और तुम ऐसी हरकतें ना करो जो किसी अय्याश मर्द से की जाती हैं। तुम बाजारी नहीं हो, मैं अय्याश नहीं हूँ, इसलिए हम अलग अलग मुहज़्ज़ब इंसानों की तरह चल रहे हैं, और इतने भी अलग नहीं है कि एक दूसरे की उंगली ना पकड़ सकें। वो विजिटिंग रूम के बुक स्टॉल पर आए। एमी ने एक फैशन मैगजीन खरीदा। फिर उससे पूछा, क्या पियोगे? तुमने परवास के दौरान देखा मैंने कुछ नहीं पिया, चाय भी नहीं पी, सिर्फ रात का खाना खाया। ताज्जुब है तुम चाय भी नहीं पीते। कभी ज़रूरत महसूस करता हूँ तो पी लेता हूँ। बाय द वे, तुम मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? क्या तुम अभी तक मुझ पर शुबा कर रहे हो? जब तुम मामा से मिला दोगी तो फिर कभी शुबा नहीं करूंगा। उसने बातों के दौरान एक जानिब देखा। एक जवान औरत साड़ी पहने हुए थी, माथे पर बिंदिया चमक रही थी। यूरोप में हिंदुस्तानी लिबास बहुत सी निगाहों का मरकज बन जाता है, इसलिए अली तैमूर की निगाह उस पर गई थी। उसके साथ एक मर्द बेहतरीन सूट में था। वो दोनों एक अंग्रेज से बातें कर रहे थे। एमी ने भी उधर देखा, फिर चौंक कर बोली, अरे ये तो वही है। अली ने पूछा, कौन है ये? कुंवर रंजीत सिंह और उसकी धर्मपत्नी लाजवंती। ये तुम्हारी मामा के भाई और भावज बने हुए हैं। चलो अच्छा हुआ ये यहीं मिल गए। इंशाल्लाह सही सलामत न्यूयॉर्क नहीं पहुंचेंगे। वो परेशान होकर बोली, तुम क्या करना चाहते हो? कुछ ना कुछ ज़रूर करूंगा। तुमने कहा था कि मेरे काम आओगी। हाँ, मगर अभी तुम्हारी हमायत में कुछ करूंगी तो ये लोग मुझे दुश्मन समझेंगे, फिर मैं तुम्हें मामा तक नहीं पहुंचा सकूंगी। तुम खुलकर मेरी हमायत ना करो, जो कहूँ उस पर खामोशी से अमल करो। उसने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, उसमें से 2 गोलियां निकालकर उसे देते हुए कहा, एक गोली पानी, चाय या शराब में डाल दी जाए तो यह फौरन ही घुल जाती है। उसे पीने वाला नीम पागल हो जाता है। रंजीत सिंह और लाजवंती तैयारी में ज़रूर कुछ ना कुछ पियेंगे। तुम मौका पाकर ये गोलियां उनके मशरूब में डाल देना। वो हिचकिचाते हुए बोली, मौका कैसे मिलेगा? तुम नादान बच्ची की तरह सवाल कर रही हो। क्या वक्त से पहले कोई कह सकता है कि मौका कब या कैसे मिलेगा? मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर तुम्हारी तेजी और फुर्ती देखी है। तुम्हारी तरह तेजो तर्रार लड़की मौके का इंतजार नहीं करती बल्कि खुद मौका निकालती है। अच्छी बात है, पूरी कोशिश करूंगी। तुम इतनी होशियारों के ख्याल खोनी करने वालों को अपने चोर ख्यालात पढ़ने नहीं देती। मुझे उम्मीद है तुम इन गोलियों का मामला डैगर एंड डैगर तक पहुंचने नहीं दोगी। अगर यह मामला उन तक पहुंचेगा तो उन्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि मैंने उनके खिलाफ तुम्हारा साथ दिया है। तुम इत्मीनान रखो, उन्हें खबर नहीं होगी। उसने दोनों गोलियां परस में रख लीं। फिर अली के साथ वापस जाना चाहती थी। उसी वक्त लाजवंती ने करीब आकर मुखातिब किया, हेलो एमी, तुम और यहाँ? एमी ने मुस्कुराकर मुसाफिर करते हुए कहा, मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ और तुम? मुझे हमसफ़र समझो, ये मेरे पति कुंवर रंजीत सिंह है। एमी रंजीत सिंह से मुस्कुराकर मुसाफिया करती हुई रस्मी जुमले अदा करने लगी। अली तैमूर ललचाई हुई नज़रों से कुमारी लाजवंती को तक रहा था और उसके चेहरे पर खातिरख्वाह रद्द-ए-अमल दिख रहा था। एमी ने कहा, ये मेरे बॉयफ्रेंड मिस्टर अली तैमूर हैं। वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगे।
उनकी एक्टिंग साफ समझ में आ रही थी। रंजीत सिंह के तेवर अचानक बदल गए। वो नफरत से बोला, अच्छा तो तुम उस दुश्मन के बेटे हो जिसने मेरी दीदी रसवंती की जिंदगी तबाह कर दी। वह मुस्कुरा कर बोला, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, हमारे खानदान का कोई फर्द तुम्हारी बहन रसवंती को नहीं जानता। वैसे ये महज एक इत्तफाक है कि मेरी वालदा का नाम भी रसवंती है। मैं उसी रसवंती की बात कर रहा हूं जिसे तुम अपनी माँ कह रहे हो। मिस्टर रंजीत सिंह, तुम्हें गलतफहमी है। तुम्हारी हिंदू बहन मेरी माँ नहीं हो सकती और मेरी मुसलमान माँ तुम्हारी बहन नहीं हो सकती। वो बातों के दौरान कभी कभी लाजवंती को यूं देख रहा था जैसे उसके हुस्न और शबाब का दीवाना हो रहा हो। लाजवंती ने कहा, रंजीत, हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हो रही हो। वहां दीदी हमें एयरपोर्ट पर लेने आएंगी। मिस्टर अली तैमूर के सामने हकीकत खुल जाएगी। दीदी खुद बताएंगी कि ये बेटे हैं या दुश्मन। अली ने कहा, मिसेज रंजीत सिंह, आप जितनी हसीन है उतनी ही ज़हीन भी हैं। हमारी दोस्ती या दुश्मनी का फैसला न्यूयॉर्क में होगा। सफ़र के दौरान हम दोस्त रहेंगे। रंजीत ने कहा, तुम कैसी बातें करते हो? दीदी इस बहरूपियों को नहीं पहचानेंगी। ये मिस्टर मेकअप में असली चेहरा छुपाए हुए हैं। अली ने हंसते हुए कहा, शर्त लगाओ, अगर मैं मेकअप में साबित ना हुआ तो तुम्हारी बीवी के साथ न्यूयॉर्क के किसी क्लब में डांस करूंगा और डिनर खाऊंगा। वो नागवारी से बोला, यह प्लास्टिक सर्जरी होगी। लाजवंती ये सुनकर अपनी खुशी को छुपा रही थी कि वो नौजवान उसके साथ डांस और डिनर का ख्वाहिशमंद है। वो बोली, रंजीत, तुम मेकअप साबित नहीं कर सकते, फिर बहस क्यों कर रहे हो? एमी ने तायद की, ठीक तो है, बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा, चलो रवानगी का वक्त हो रहा है। वो चारों एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आए। एमी ने अली तैमूर से कहा, मैं रंजीत के साथ चलूंगी। उसे दोस्ती करने के लिए तासुर दूंगी कि मैं तुम्हारे सिलसिले में उसकी गलत फहमी दूर करने उसके साथ चल रही हूँ। वो चलते चलते ज़रा पीछे हो गया। वह रंजीत के साथ चलते हुए बोली, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। रंजीत अपनी बेबी को पीछे छोड़कर एमी के साथ जाने लगा। उनके दिमागों में डैगर एंड डैगर थे। वो दोनों, एमी, लाजवंती और रंजीत को गाइड कर रहे थे और अब लाजवंती से कह रहे थे कि आहिस्ता चलो और अली तैमूर के साथ हो जाओ। अली खूब समझ रहा था कि उनके दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है। वो खुद लाजवंती के पास आकर आहिस्तगी से बोला, अगर तुम अपनी जुबान से रंजीत को पति ना कहती तो मैं कभी यकीन न करता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैं बेख्तियार कहने पर मजबूर हूं कि ऐसा रंग रूप पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें एक अजीब सी कशिश महसूस कर रहा हूं। वो खुशी से फूल रही थी। अपनी बासी जवानी की भरपूर अंगड़ाई लेना चाहती थी। डैगर ने सोच के जरिए कहा, खबरदार, ये तुम्हें उल्लू बना रहे। वो नागवारी से बोली, एक तो तुम लोग इजाज़त के बगैर दिमाग में आ जाते हो, फिर हमारे ज़ाती मामलात में मुदाखलत करने लगते हो। क्या मैं नादान हूं कि उल्लू बन जाऊंगी? औरतें बहुत चालाक होती हैं, मगर अपने हुस्न जवानी की तारीफ सुनकर अपनी कम उम्री का यकीन करके उल्लू बन जाती हैं। देखो मिस्टर, हमारा मंसूबा है कि अली तैमूर को ट्रैप करके सुपर मास्टर की कैद में ले जाएं। ये हम कर रहे हैं। अगर तुम समझते हो कि मैं इस जवान के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दूंगी तो गलत समझते हो। अपनी टेलीपैथी पर भरोसा करो, मेरी गद्दारी तुमसे छुपी नहीं रहेगी। फिलहाल मैं गद्दार नहीं हूँ। प्लीज़ जाओ, मेरे चोर जज्बों को ना पढ़ो। डैगर ने रंजीत के पास आकर कहा। लाजवंती अली तैमूर पर लट्टू हो रही है। रंजीत ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? हम कोई असली मियाँ बीवी नहीं है। वो बड़ी हराफा है। वह जवान पसंद आ गया है तो उसके साथ ज़रूर कुछ वक्त गुजारेगी। दूसरे डैगर ने कहा, अभी अम्मी ने बताया कि अली तैमूर ने उसे 2 गोलियां दी हैं। वह तुम दोनों के मशरूब में वो गोलियां हल नहीं करेगी, लेकिन तुम्हें पागल होने की एक्टिंग करते रहना होगा। यही बात लाजवंती को भी समझा दो। एमी अली तैमूर के पास आ गई। रंजीत लाजवंती के साथ चलते हुए समझाने लगा। वो सब तैयारी में आकर बैठ गए। तैयारा अपने वक्त पर वहां से रवाना हुआ। लाजवंती ने जिद की कि वो अली तैमूर के साथ बैठेगी। ये भी उनके प्रोग्राम का एक हिस्सा था। रंजीत अपनी जगह से उठ गया। अली तैमूर ने उसकी जगह बैठकर लाजवंती से कहा, तुमने तो कमाल कर दिया, अपने पति की जगह मुझे दे दी। वो हंसते हुए बोली, मैं अपने पति को उंगली के इशारे पर नचाती हूँ। अली तैमूर उसके साथ हंसने लगा। दूसरी तरफ रंजीत एमी से कह रहा था, लाजवंती ने अली तैमूर पर आशिक होकर अच्छा चक्कर चलाया है। अब वो छोकरा ये नहीं देख पाएगा कि तुम वो गोली मेरे मशरूब में मिलाकर दे रही हो या नहीं। एमी ने पूछा, लेकिन लाजवंती का क्या होगा? अली तैमूर उसके मशरूब में गोली जरूर हल करेगा, फिक्र न करो। उसे अली तैमूर की साजिश से आगाह कर दिया गया है। वो किसी तरह अपना बचाव कर लेगी। 1 घंटे बाद रंजीत सिंह हंसते हुए अपनी सीट से उठ गया। फिर ऊंची आवाज में बोला, यह जहाज मेरा है, मैं इस जहाज का बादशाह हूं। मुसाफिरों ने परेशान होकर उसे देखा। एक फ्लाइट स्टीवर्ड ने आकर कहा, मिस्टर, आराम से बैठ जाओ, मालूम होता है तुमने ज्यादा पी ली है। वो जेब से कलम निकालकर रिवॉल्वर की तरह दिखाते हुए बोला, खबरदार, मेरे हाथ में एटम बॉम्ब है, कोई करीब आएगा तो मैं जहाज को तबाह कर दूंगा। जिन मुसाफिर औरतों ने उसके कलम को नहीं देखा था, वह एटम बॉम्ब की बात सुनते ही चीखने और रोने पीटने लगी। लाजवंती अपनी जगह से उठकर रंजीत के पास आते हुए बोली, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो अच्छे भले थे। स्टीवर्ड उससे कलम छीनकर मुसाफिरों को दिखाते हुए कह रहा था, आप लोग परेशान हो, इन साहब को नशा हो गया। मिस, क्या ये आपके साथ हैं? लाजवंती ने कहा, हाँ, ये मेरे शौहर हैं। मैं हैरान हूं कि अचानक इन्हें क्या हो गया है। बहरहाल मैंने संभाल लूंगी। वो रंजीत को पकड़कर अपनी सीट की तरफ ले आई। अली तैमूर उठकर खड़ा हो गया।
वो रंजीत को बैठाते हुए बोली, मिस्टर तैमूर, मुझे अफसोस है हम ज्यादा देर साथ ना रह सके। पता नहीं ये पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। रंजीत पागलपन का मुजाहरा कर रहा था। वो फिर उछलकर खड़ा हो गया। अली तैमूर ने उसकी गर्दन दबोचकर बिठाते हुए कहा, लाजवंती, इसे साड़ी के आंचल से बांध कर रखो, हम न्यूयॉर्क में मिलेंगे। वो एमी के पास आकर अपनी सीट पर बैठ गया। वो बोली, तुमने लाजवंती के मशरूब में वो गोली नहीं मिलाई? वो कमबख्त ना कुछ खाती है ना पीती है, खुद को ब्राह्मण कहती है। जो जात के ब्राह्मण होते हैं वो बाहर का खाना नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। लंबा सफर हो तो घर का दाना पानी लेकर चलती हैं। वैसे भी एक ही का पागल होना काफी है। वो मुस्कुराकर बोली, ये मेरा कमाल है, मुझे शुभ है तुमने जानबूझकर लाजवंती को गोली नहीं खिलाई। उस पर निसार हो रहे थे, बड़ी जबरदस्त औरत है, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। क्या मैं ऐसी गई गुजरी हूं कि मेरे सामने उसकी तारीफ कर रहे हो? नाराज क्यों होती हो? आइंदा नहीं करूंगा। वो नाराजगी से मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। उसी वक्त आर्मर ने अली तैमूर के दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, तुमने जो वक्त मुकर्रर किया था उसी के मुताबिक आया हूं, मगर तुम अभी तक तैयारी में हो? क्या जहाज लेट जा रहा है? हाँ, कुछ ऐसी बात है। न्यूयॉर्क पहुंचते ही मामा से मुलाकात होने की उम्मीद है। आप वक्फे वक्फे से मेरे पास आते जाते रहें। क्या तुम सोना चाहते हो? सोने का वक्त हो गया, मगर जागना पड़ेगा। आप एमी के ख्यालात पढ़ते रहें, मैं इससे बात कर रहा हूँ। उसने एमी को देखा। वो भी नाराजगी से देखने लगी। उसने कहा, मुश्किल तो यह है कि मुझे किसी हसीन लड़की को मनाना भी नहीं आता। जब अनाड़ी हो तो मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो? अब गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। तैयारी के अंदर थूकना मना है, मैं तुम्हें गुस्सा थूकने के लिए भी नहीं कह सकता। वो हंसने लगी, फिर बोली, एक शर्त पर मानूंगी, मेरे साथ कॉफ़ी पियो। एमी होस्टेस को बुलाकर कॉफ़ी का ऑर्डर देने लगी। आर्मर ने कहा, तुम्हें कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। उसके ख्यालात बता रहे हैं, तुमने उसे 2 गोलियां दी थी जिन्हें मशरूब में डालकर पीने वाला पागल हो जाता है। अब वो तुम्ही को पिलाएगी। अंकल फिक्र न करें, वो बेजरर गोलियां हैं। मैंने एमी को आजमाने के लिए वो गोलियां दी थी। उसने डैगर एंड डैगर के जरिए ये बात रंजीत और लाजवंती को बता दी। मेरे कहने के मुताबिक रंजीत को वो गोली नहीं खिलाई, मगर रंजीत पागल होने की एक्टिंग कर रहे। आखिर इस तमाशे का फायदा क्या है? आप देखते जाएं, मैं पागल बनकर किस तरह दुश्मनों को पागल बनाऊंगा। आप जरा देखें, क्या हॉस्टेस ने कॉफ़ी तैयार कर ली है? आर्मर गया, फिर फौरन ही वापस आकर बोला, वो कॉफ़ी लेकर आ रही है। अली तैमूर ने अपनी जगह से उठकर एमी से कहा, मैं 1 मिनट में टॉयलेट से आ रहा हूँ। वो मुसाफिरों की दरमियानी राहदारी से गुजरता हुआ टॉयलेट में आया। आर्मर ने कहा, तुमने इसे कॉफ़ी में गोली डालने का मौका दिया है। हाँ, आप इसके दिमाग में रहकर कुछ कहे सुने बगैर उसे दोनों गोलियां कॉफ़ी में डालने पर मजबूर कर दें। उसने जेब से शीशी निकालकर उसकी तमाम गोलियां कमोड में डाल दी। आर्मर ने वापस आकर कहा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, उसने खुद ही दोनों गोलियां तुम्हारी कॉफ़ी में मिला दी हैं। क्या तुम चाहते थे कि तिब्बी तज्जिए के लिए उसके पास गोली ना रहे? हाँ, इसीलिए मैंने अपने पास की गोलियां भी कमोड में फेंक दी हैं। वो बाथरूम से निकल कर आया, फिर एमी के साथ बैठते हुए बोला, आहा, दूर ही से कॉफ़ी की मस्त कर देने वाली खुशबू आ रही है। एमी ने एक प्याली उसकी तरफ बढ़ाई। उसने प्याली लेकर एक घूंट पिया। वो कनखियों से उसे देख रही थी। दूसरी तरफ रंजीत अपनी सीट पर आंखें बंद के बैठा हुआ था, जैसे नींद आ गई हो। वो मुसलसल पागल की अदाकारी नहीं कर सकता था, इसलिए सोने का बहाना कर रहा था। लाजवंती ने रंजीत की तरफ झुककर सरगोशी में कहा, अली तैमूर कॉफ़ी पी रहे, थोड़ी देर में उस पर पागलपन का दौरा पड़ेगा, फिर तुम्हें पागल बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रंजीत ने आंखें खोलकर कहा, यह दुरुस्त है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। अली तैमूर जिन गोलियों से हमें पागल बनाना चाहता था उनसे खुद। उसकी अधूरी बात अली तैमूर के कहकों ने पूरी कर दी। तमाम मुसाफिर सर उठा उठाकर उसे देखने लगे। कितने ही लोग उठकर खड़े हो गए। वह एम्मी को झंझोड़कर कह रहा था, मैं सिकंदर आजम हूं, तुम्हारे जैसे हसीन जजीरों को फतह करता हूं। मैं अभी तुम्हें कांधे पर उठाकर जहाज से छलांग लगाऊंगा। कहाँ है मेरा पैराशूट? उसके बुरी तरह झंझोड़ने पर एम्मी खौफ से चीखें मार रही थी। 2 स्टीवर्ड दौड़ते हुए आए। उन्होंने अली तैमूर को पीछे से जकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो कहका लगाकर कह रहा था, आ गए मेरे दुश्मन आ गए, मगर मुझसे इस हसीन जजीरे को छीन नहीं सकेंगे। एक मुसाफिर ने कहा, यह क्या हो रहा है? क्या इस त्यारे में पागलों को सफर करने की इजाजत दी जाती है? दूसरे ने कहा, यहाँ की कॉफी में कोई गड़बड़ है। दोनों पागल होने वालों ने पहले कॉफी पी थी। एक औरत ने कहा, कॉफी तो मैंने भी पी है और भी कई मुसाफिरों ने पी है। उस लड़की का मुहासबा करो जिसके पास बैठकर कॉफी पीने वाले दोनों मर्द पागल हो गए। सबने एमी पर सवालात की बौछार कर दी। ठीक तो है, पहले पागल होने वाला भी इसके पास बैठकर पागल हुआ था। दूसरे ने कहा, इस लड़की से पूछो ये अपने पास बैठने वालों के साथ चाहती क्या है। इस हसीन बला को कानून के हवाले किया जाए। हाँ हाँ, कानून के हवाले किया जाए। सब एक आवाज में एमी के खिलाफ मुतालबा करने लगे। इतनी देर में अली तैमूर ने बेहोश नजर आने के लिए आंखें बंद कर ली और आर्मर से कहा, अंकल, रात सोने के लिए होती है, आप मुझे गहरी नींद सुला दें। एक स्टीवर्ड ने दोनों हाथ उठाकर मुसाफिरों से खामोश रहने की दरख्वास्त की। फिर कहा, आप लोग सुकून और इत्मीनान से बैठें, हम इस लड़की को कैबिन में ले जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में पुलिस वाले इससे निमट लेंगे। दूसरे स्टीवर्ड ने कहा, शायद ये बेहोश हो गया है, यहाँ कोई डॉक्टर हो तो प्लीज आकर इसे चेक करे और होश में लाने की कोशिश करे। वहां कोई डॉक्टर नहीं था। एमी को अपनी जगह से उठने के लिए कहा गया। फिर 2 सीटों की एक बर्थ बनाकर अली तैमूर को वहां लिटा दिया गया। एक डैगर एमी के दिमाग में रहा।
ताकि उसके साथ कैबिन में होने वाले सवालात सुन सके और जवाबात में उसकी मदद कर सके। दूसरे डैगर ने सुपर मास्टर के पास आकर तमाम वाकयात बताए, फिर पूछा क्या हमें अली तैमूर के दिमाग में रहना चाहिए। सुपर मास्टर ने कहा अगर वो बेहोश है तो उसके दिमाग से कुछ मालूम नहीं होगा, फिर भी एक बार जाकर देख लो। वो अली तैमूर के दिमाग में आया। आर्मर उसे गहरी नींद सुलाकर जा चुका था। उसने दिमाग को हदायत दी थी कि नींद के दौरान सोच की लहरें बेहद कमजोर होंगी। डैगर ने वापस आकर सुपर मास्टर से कहा उसकी सोच बेहद कमजोर है, कुछ मालूम नहीं किया जा सकता, वो वाकई बेहोश है। आध घंटे बाद आर्मर को यकीन हो गया कि ख्याल ख्वानी करने वाले अली के दिमाग से नाकाम होकर गई होंगे। आइंदा उसके होश में आने के बाद उसकी सोच पढ़ने आएंगे। अली अब एक पागल की हैसियत से सांस नहीं रोक सकता था। दुश्मनों के लिए उसके दिमाग के दरवाजे खुल गए थे। उसने अली तैमूर के ख्वाबीदा दिमाग पर तनवीमी अमल शुरू किया। उसे मामूल बनाने के बाद हुक्म दिया कि जब भी वो पराई सोच की लहरों को महसूस करेगा उसकी अपनी सोच की लहरें गड़बड़ा जाएंगी। वह तरतीब से कोई बात नहीं सोच सकेगा और ना ही किसी की सोच का माकूल जवाब दे सकेगा, यानी सचमुच पागल हो जाएगा। आखिर में आर्मर ने उसके दिमाग को हुक्म दिया मेरे लहजे और आवाज़ को याद रखो। मेरी सोच की लहरें दिमाग में आएंगी तो तुम नॉर्मल रहोगे। मैं तुम्हारा आमिल हूँ और दूसरों से मुख्तलिफ हूँ। ये अमल करने के बाद उसने अली को तनवीमी नींद पूरी करने के लिए छोड़ दिया। सुपर मास्टर ने अहकामात जारी किए थे कि न्यूयॉर्क पहुंचने पर एमी को हिरासत में ना लिया जाए। इसके बरक्स अली तैमूर को मुसल्लह अफराद की कड़ी निगरानी में रखा जाए। इसके मुतल्लिक रसवंती फैसला करेगी कि वो बेटा है या दुश्मन। अगर दुश्मन है तो वो इंतकामन उसे कत्ल करेगी या सुपर मास्टर का कैदी बनाएगी। अली तैमूर न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले बेदार हो गया। थोड़ी देर तक त्यारे की छत को तकता रहा, फिर गरजते हुए बोला मैं कहाँ हूँ। आसपास के मुसाफिर उछल पड़े। वो जहां लेटा हुआ था वहां से दूर हटने लगे। दो स्टीवर्ड फिर दौड़ते हुए आ गए। वो अपनी सीट पर से उठकर पूछ रहा था मेरा सिपा सालार कहाँ है, उसे बुलाओ। दुश्मन मेरे हसीन जजीरे को छीन कर ले गए हैं। स्टीवर्ड उसे थपक थपक कर खामोश रहने के लिए कह रहा था। आहिस्ता आहिस्ता अपने कैबिन की तरफ ले जा रहे थे ताकि दूसरे मुसाफिरों को सुकून से बैठना नसीब हो सके। कुंवर रंजीत सिंह अपनी लाजवंती के पास आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे बैठे हुए मुसाफिर उससे भी सहमे हुए थे, मगर किसी कदर मुतमईन भी थे क्योंकि वो बड़ी देर से पागलों जैसी हरकतें नहीं कर रहा था। अली तैमूर को कैबिन में लाकर एक तरफ बिठाया गया। डैगर एंड डैगर को एमी और लाजवंती के जरिए पता चला अली तैमूर होश में आ गया है। उन्हें एक पागल के दिमाग में जगह मिल सकती थी, लिहाजा वो अली के पास पहुंचे। उसने जैसे ही पराई सोच की लहरों को महसूस किया उसकी अपनी सोचें उलट पलट गईं। कोई सोच अपनी जगह तरतीब से नहीं थी, जिसके नतीजे में सचमुच उस पर पागलपन का दौरा पड़ा। उसने बैठे ही बैठे एक स्टीवर्ड को लात मारी। वो एक तरफ जाकर गिरा। दूसरे ने उसे दबोच लिया। वो दो चार के बस का नहीं था। अपने हवास में होता तो एक ही दाव में दूसरे स्टीवर्ड को भी लुढ़का देता, मगर वो खुद लुढ़क गया। मुंह से ऐसी आवाज़ें निकालने लगा जैसे कोई अजनबी जुबान बोल रहा हो। जैसे सोच गड़बड़ा गई थी वैसे ही जुबान से बेतुके अल्फाज अदा हो रहे थे। थोड़ी देर बाद वो ज़रा नॉर्मल हुआ क्योंकि डैगर एंड डैगर उसके दिमाग से निकल गए थे। उसकी उल्टी सीधी सोचों ने उसे पागल साबित कर दिया था। नॉर्मल होने के बाद पता चला उसे रस्सियों से बांध दिया गया था। न्यूयॉर्क पहुंचकर उसे अच्छी तरह रस्सियों से जकड़ कर रखा गया। एयरपोर्ट की इमारत में सुपर मास्टर के खास मातियत मौजूद थे। दोनों ने उसे हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां पहनाई, फिर रस्सियां खोल दी। अली तैमूर हंस रहा था और कह रहा था मैं खूब समझता हूँ, अब मुझे पोरस के दरबार में ले जाओगे। पोरस पूछेगा बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। मैं सिकंदर आजम हूँ से जवाब दूंगा वही सलूक करो जो एक बादशाह दूसरे बादशाह से करता है। मैं पोरस का जवाब पोरस के मुंह पर मारूंगा। वो कहते कहते रुक गया। चंद लम्हों के लिए पागलपन को भूल गया। अचानक माँ पर नजर पड़ गई थी। उसका दिल बेख्तियार धड़कने लगा। वो बेवा औरतों की तरह सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। दूसरों के लिए एक बावकार खातून और टेलीपैथी की सायरा थी। बेटे के लिए सिर्फ माँ ही माँ थी। दुश्मनों में यह तजस्सुस पैदा हुआ कि वो पागल के अपनी माँ को पहचान रहे। एक डैगर ने उसके दिमाग में छलांग लगाई। उसी लम्हे दिमाग उलट पलट हो गया। वो बेख्तियार पागलों की तरह हंसने और मुसल्ला दुश्मनों को मारने के लिए लपकने लगा, मगर पाँव की बेड़ियों से रोक रही थी। वो फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। रसवंती आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब आई। माँ के पाँव बेटे के मुंह के करीब थे। डैगर दिमाग से चला गया। उसने गहरी सांस लेते हुए सर उठाकर मामा को देखा, फिर सर झुकाकर पाँव को चूम लिया। रसवंती ने फौरन ही पीछे हटकर उसके मुंह पर ठोकर मारी। वो राकर पूछा ये अभी तक मेकअप में क्यों है। मैं दुश्मन के बेटे का असली चेहरा देखकर पहले थूकूंगी, फिर उसकी किस्मत का फैसला सुनाऊंगी। एक मातहत ने अदब से कहा देवी जी हम इसे आपके महल में ले जा रहे हैं, वहीं इसका मेकअप उतारा जाएगा। अली तैमूर कह के लगाने के बाद बोला देवी जी तुम्हारे देवता जी कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ और बता दो कि मैं सिकंदर आजम हूँ। रसवंती ने उसे घूर कर देखा, फिर दिमाग में पहुंच गई। अली सचमुच पागलपन में मुब्तला हो गया। वो कुछ देर तक उसके दिमाग को पढ़ने की नाकाम कोशिश करती रही। कोई सोच अपनी जगह कायम नहीं थी। वो उसे नागवारी से देखकर दिमाग से निकल गई। वहां से पलटकर रंजीत और लाजवंती के दरमियान चलती हुई इमारत से बाहर आई। एक खूबसूरत और महंगी कार का पिछला दरवाजा उसके लिए खोला गया। वो पिछली सीट पर आकर बैठ गई। वहां नायब सुपर मास्टर बैठा हुआ था।
ड्राइवर ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। रसवंती ने कहा, मास्टर, मैं उसके दिमाग में गई थी, वो सचमुच पागल हो चुका है। नायब ने पूछा, आप उसे पागल खाने भेजना चाहेंगी? हरगिज नहीं, इस तरह मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा। तुम वीडियो फिल्म तैयार करने वालों को मेरे महल में भेज दो। मैं रोज सुबह शाम उसे तरह तरह से अजियतें पहुंचाऊंगी। उसकी फिल्म तैयार होती रहेगी और ये फिल्म बाबा साहब के इदारे के जरिए सोनिया तक पहुंचाई जाएगी। वो अपने बेटे को इंतकाम के अजाब से गुजरते देखेगी और फिर रो रो कर दीवारों से सर फोड़ती रहेगी। नायब सुपर मास्टर मुस्कुरा रहा था। उसके दिमाग में बैठे हुए डैगर ने कहा, हमारा सुपर मास्टर गजब की चालें चलता है। वाकई सोनिया ये देखकर अपना सर पीटेगी कि दिलो जान से चाहने वाली माँ अपने ही हाथों से बेटे को तड़पा तड़पा कर मार रही है। नायब ने कहा, हमारा सुपर मास्टर अभी अली तैमूर को मरने नहीं देगा। उसे जिंदा क्यों रखा जाएगा? पहली बात तो ये कि वो पागल हो चुका है, अब हमारे लिए खतरनाक नहीं रहा। दूसरी ये कि माँ बेटे की ये वीडियो फिल्म पारस के पास भी भेजी जाएगी। इस फिल्म के आखिर में उसे कहा जाएगा कि अली तैमूर अभी जिंदा है। अगर वो भाई की मौत नहीं चाहता तो मैडोना को हमारे पास भेज दे, हम अली तैमूर को आज़ाद कर देंगे। रसवंती को पता नहीं था कि उसके पास बैठे हुए नायब के दिमाग में कैसी खिचड़ी पक रही है। अगर वो नायब के दिमाग में अभी पहुंच जाती तो उसे कुछ सच्ची बातों का इल्म हो सकता था, लेकिन वो सोच रही थी, अली तैमूर तो कैदी बन चुका है, अब सोनिया और पारस बाकी हैं। मैं जल्दी उन्हें भी अपनी ठोकरों में ले आऊंगी। उनकी कार एक खूबसूरत कोठी के पोर्च में आकर रुकी। वह सुपर मास्टर की रिहाइशगाह थी। वो नायब के साथ कार से उतरकर कोठी के अंदर आई। नायब ड्राइंग रूम में बैठ गया। रसवंती को खुश करने के लिए आज वो उससे मुलाकात कर रहा था और मुलाकात के वक्त वो अपने असली रूप में नहीं था। उसने एक खूबसूरत से जाती मुलाकात के कमरे में उसका इस्तकबाल किया, फिर कहा, देवी जी, आज आपको रूबरू देखकर मुझे सिर्फ खुशी नहीं फख्र भी हासिल हो रहा है। मैं टेलीपैथी जानने वाली एक अजीम हस्ती से मुलाकात का शरफ हासिल कर रहा हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली, डैगर एंड डैगर भी तो टेलीपैथी जानते हैं। वो ख्याल ख्वानी के मामले में अभी तिफले मकतब हैं। फिर यह कि वो दोनों मेरे मातियत हैं, मेरे अहकामात के पाबंद हैं। भला महकूम लोगों से मिलकर क्या खुशी होगी। आप एक आज़ाद हस्ती हैं। आपके यहाँ जहानी पति रघुवीर सिंह ने जुबान दी थी कि उनकी धर्म पत्नी यानी कि आप हमेशा हमारे मुल्क के काम आती रहेंगी। बेशक मैं अपने स्वर्गवासी पति की बात झूठी नहीं होने दूंगी। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाएं। सोनिया मास्को में है। वो नादिया नामी एक औरत के मेकअप में छुपी हुई है। वहाँ के हुक्काम और आला अफसरान को बड़ी कामयाबी से फरेब दे रही है। अगर वहाँ तुम उसे बेनकाब कर दो तो उसे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो जहाँ जाएगी तुम उसका रास्ता रोकोगी। जिस तरह बिल्ली लपक लपक कर चूहे को पकड़ती है, फिर छोड़ती है, फिर पकड़कर पंजे मारती है, फिर छोड़ती है, मगर भागने और बचने का मौका नहीं देती, इसी तरह तुम उसे कमज़ोर बनाकर ख्याल ख्वानी के पंजे मारती रहोगी। आखिर उसे मार मार कर तड़पा तड़पा कर हमेशा के लिए ख़त्म कर दोगी। मैंने पूछा था, आप मुझसे क्या काम लेना चाहती हैं? लेकिन आप तो मेरी ही दुश्मन की बात कर रहे हैं। उसे मारना मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। आप मेरी रहनुमाई करें कि मैं उसे किस तरह ट्रैप कर सकती हूँ। हमारे कुछ एजेंट मास्को में हैं। डैगर एंड डैगर ने वहाँ एक ऐसे शख्स के दिमाग को तस्कीर कर लिया है जो एक मशहूर जासूसा तात्याना का असिस्टेंट है, और वो तात्याना आजकल सोनिया और नादिया को अपने साथ रखती है। पहले तुम असिस्टेंट के दिमाग में रहा करो और सोनिया की हरकत पर नज़र रखो, मुझे रिपोर्ट देती रहो। जब वो किसी ऐसे मरहले से गुजरे जहाँ उसे ट्रैप करना आसान हो और उसके फरार के रास्ते मसदूद किए जा सकते हो तो तुम उसे बेनकाब कर दोगी। मुझे रहनुमाई हासिल होगी तो मैं जल्दी उसे इबरतनाक अंजाम तक पहुँचा दूंगी। एक डैगर तुम्हारे साथ रहा करेगा, वो तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेगा। तुम सिर्फ एक बात का ख्याल रखो, जब तक मैं सोनिया पर हमला करने को ना कहूँ तुम ना करना, ख्वाह तुम्हें कितना ही अच्छा मौका क्यों ना मिले। तुम सियासी चालों को नहीं समझती, लेकिन बाज़ औक़ात दुश्मन बिल्कुल गाफिल और कमज़ोर दिखाई देती हैं, लेकिन दर पर्दा मोहतात रहती हैं, किसी भी नागाहनी हमले का तोड़ कर लेती हैं। मैं आपकी इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगी। उधर अली तैमूर को रसवंती की रिहाइशगाह में पहुंचा दिया गया। वहाँ एक कमरा बिल्कुल खाली था। अली तैमूर पहले ही जंजीरों में बंधा हुआ था। उसे उस कमरे में लाकर छत की यानी कड़ियों से लटका दिया गया। वह छत से यूं लटक रहा था जैसे जानवर को ज़िबा करने के बाद खाल उतारने के लिए लटका दिया जाता है। आर्मर ने आते ही कोडवर्ड्स अदा किए, फिर परेशान होकर कहा, बेटे, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम इन जंजीरों से बल्कि इस महल से फ़ौरन निजात हासिल करनी चाहिए। अंकल, आप परेशान ना हो। मामा के कदमों तक पहुंचने के लिए मैंने इतने पापड़ बेले हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि एक माँ अपने हाथों से अपने बेटे को कैसी कैसी अजियत पहुंचाती है और बेटा अपनी माँ की ममता को कैसे बेदार कर सकता है। तुम बहुत ज़्यादा खतरात मोल लेना चाहते हो। आप ये बताएं, यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तुम्हारे पास रहकर किसी का इंतज़ार करूँगा। कोई तुम्हें मुखातिब करेगा तो मैं इसके दिमाग में जगह बनाऊँगा। इस बात का ख्याल रखें, मामा के तमाम खिदमतगार योगा के माहिर हो सकते हैं। सुपर मास्टर ने यहाँ सख्त पहरा लगाया हुआ है। आप किसी के दिमाग में जाएंगे तो उसे पता चल जाएगा कि कोई मेरी हमायत में चलने आया है। मैं मोहतात रहूँगा। एक लाजवंती का दिमाग ऐसा है जिसके ज़रिए यहाँ काम करने वालों के मुतल्लिक बहुत कुछ मालूम कर सकता हूँ। तो फिर आपको उसके दिमाग में रहना चाहिए।
वो गुस्ल करने वाली है। गुस्ल से पहले जिस्मानी हुस्न को बरकरार रखने के लिए जाने कैसे कैसे लोशन लगाती है और मालिश करवाती है। पता नहीं वो कब गुस्ल से फारिग होगी। कुंवर रंजीत सिंह क्या कर रहे हैं? उससे लाजवंती का कोई ताल्लुक नहीं, वह सिर्फ तुम्हारी मामा के सामने मियाँ बीवी बनकर रहते हैं। रंजीत सिंह जब महल में आएगा तो उसके जरिए भी उस महल में अपने लिए जगह बनाऊंगा। यूं तो रसवंती के दिमाग में भी जगह मिल जाती थी। ब्रेन वॉशिंग के बाद उसने अभी मुकम्मल तौर पर दिमागी तवानाई हासिल नहीं की थी, लेकिन वो अपने खिदमतगारों की असलियत से बेखबर थी। उसके जरिए सही मालूमात हासिल नहीं हो सकती थी। अली तैमूर के कमरे में कुछ लोग आने लगे। वह वीडियो कैमरा लाए थे और बहुत सी लाइटें मुख्तलिफ जगह सेट कर रहे थे। उन्हें समझाया गया था कि वो आपस में बातें न करें और कैदी को अपनी आवाज़ ना सुनाएं, इसीलिए सब खामोशी से काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रसवंती आ गई। उसके हाथ में चाबुक था। उसने कहा, कैमरा ऑन करो। वीडियो फिल्म देखने वाले दुश्मनों को मालूम होना चाहिए कि अली तैमूर ज़मीन और आसमान के दरमियान जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा है। मैंने इसके पाँव से ज़मीन छीन ली है और इसे अजियतें पहुंचा कर इसकी ज़िंदगी भी छीन लूंगी। लाइटें ऑन करो। कई लाइटें ऑन हो गईं। कैमरा अली तैमूर को फिल्म बंद करने लगा। वो ऊपर लटक रहा था। रसवंती का हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता था। उसने पाँव पर एक चाबुक रसीद किया। बेटे ने कहा, मैंने पतलून पहन रखी है, पाँव में जूतियाँ, मुझे चोट नहीं लगेगी, आपका शौक पूरा नहीं होगा। वह गुस्से से बोली, सांप के बच्चे, मुझे ताने देता है, मैं चाबुक मार मार कर तेरी खाल उतार दूंगी। वह नफरत से उस पर थूकना चाहती थी। फिर क्या लाया? मुंह उठाकर थूकेगी तो थूक अपने ही मुंह पर आएगा। वो बोली, इसे नीचे उतारो, इसके कपड़े फाड़ दो। उसके अहकामात की तामील हुई। छत की कड़ियों से नीचे उतारकर उसके तमाम कपड़े फाड़ दिए गए। सिर्फ एक अंडरवेयर रह गया। रसवंती चाबुक मारने लगी। वह माँ के नाजुक हाथों से चाबुक खा रहा था और मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कहा, आपके हाथ दुखने लगेंगे मगर मुझ पर असर नहीं होगा क्योंकि जंजीरें चाबुक का रास्ता रोक रही हैं। वो झुंझलाकर अपने मुलाजमों से बोली, गधे के बच्चों, क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि इसे जंजीरें बचा रही हैं? मुलाजमों ने फौरन ही जंजीरें खोल दी। मुसल्ला गार्ड्स ने अपनी राइफलें सीधी कर लीं ताकि कैदी भागना चाहे या देवी जी पर हमला करना चाहे तो उसे जख्मी किया जा सके। रसवंती के हाथ वाकई दुखने लगे थे। उसने एक गार्ड को चाबुक देकर उसे मारने का हुक्म दिया। गार्ड ने वो चाबुक ले लिया। अली तैमूर ने कहा, रुक जाओ, मैं सिर्फ अपनी माँ से मार खा सकता हूँ। अगर किसी और ने मुझ पर हाथ उठाया तो इस महल में जलजला आ जाएगा। वो बोली, कमीने, तू हमें धमकी देता है, इसे मारो। गार्ड ने चाबुक चलाया तो अली ने चाबुक को पकड़ लिया। गार्ड ने एक झटके से छुड़ाना चाहा। वो जानबूझकर यूं खिंचा चलाया जैसे झटका बर्दाश्त ना कर सका हो। गार्ड ने उसे दूसरे हाथ से घूंसा मारना चाहा। उसने झुककर उसके हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकालकर उसे एक तरफ धक्का दिया। फिर माँ को निशाने पर रखते हुए बोला, खबरदार, अगर किसी ने गोली चलाई तो देवी जी जिंदा नहीं रहेंगी। अपने हथियार फेंक दो। वो सहम कर बोली, मुंह क्या देखते हो, हथियार फेंक दो। सबने अपने हथियार अली के सामने फेंक दिए। उसी वक्त उसने सांस रोक ली। कोई दिमाग में आना चाहता था, वापस चला गया। डैगर ने गार्ड की जुबान से पूछा, तुम थोड़ी देर पहले सांस नहीं रोक सकते थे? हमने तुम्हारे दिमाग में आकर देखा था। तुम्हारी सोचें बेतरतीब थी, अब नॉर्मल कैसे हो गई? मैंने अपनी माँ तक पहुंचने के लिए पागलपन का ढोंग रचाया था। आइंदा मेरे दिमाग में आने की जहमत न करना। गार्ड ने हंसते हुए कहा, जिसे माँ कहते हो उसे गोली मारने की धमकी देते हो? जरा अपने दिल में झांक कर देखो, क्या देवी जी को नुकसान पहुंचा सकोगे? अली ने कहा, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं इस देवी जी को माँ समझकर पागल बन रहा था। अभी अभी आर्मर ने मेरे दिमाग में आकर इंकशाफ किया कि यह औरत मेरी मामा की डमी है। यह भी ख्यालख्वानी जानती है, इसलिए इसे रसवंती देवी बनाकर धोखा दिया जा रहा है। सुपर मास्टर से कहो, अब ये मेरे लिए जरा भी अहम नहीं। इसकी अहमियत तुम लोगों के लिए है और तुम लोग अपनी ख्यालख्वानी करने वाली को मेरे हाथों मरने नहीं दोगे। उसी वक्त आर्मर ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए। फिर कहा, लाजवंती गुस्सा से फारिग होकर यहाँ आ रही थी। मैंने उसे बाहर गाड़ी के पास पहुंचा दिया है। तुम फौरन उधर आओ। अली ने कहा, मेरी एक बात सुन लें। मैंने ख्याल खोने वाले दुश्मन से कहा है कि आपके नए इंकशाफ के मुताबिक ये मेरी मामा नहीं है बल्कि उनकी डमी है। दुश्मन आपके पास ये पूछने आ सकते हैं कि आपने झूठ क्यों कहा। आप जवाब देंगे कि वो लोग माँ के हाथों से बेटे को ख़त्म कराना चाहते थे। आप झूठ बोलकर मेरे हाथों से माँ को ख़त्म कराना चाहते हैं। ऐसी दुश्मन माँ का ना रहना ही बेहतर है। अब आप चले, मैं आ रहा हूँ। वो चला गया। इस दौरान डैगर उस गार्ड के जरिए कह रहा था, नादानी ना करो, यहाँ कदम कदम पर मौत है। तुम अपनी माँ को, मेरा मतलब है देवी जी को, यहाँ से नहीं ले जा सकोगे। वो अपनी माँ को निशाने पर रखकर दरवाजे से बाहर जाते हुए बोला, मैं देखना चाहता हूँ और देवी जी को दिखाना चाहता हूँ कि इनकी जिंदगी अहम है या नहीं। अगर अहम है तो यह हमारा रास्ता रोकने की हमाकत नहीं करेंगे। जैसे ही मुझे नुकसान पहुंचेगा मैं देवी जी को गोली मार दूंगा। रसवंती ने चीख कर कहा, डैगर कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे मुझे नुकसान पहुंचे। सुपर मास्टर को इतला दो। एक डैगर सुपर मास्टर को सूरत हाल बता रहा था। दूसरा डैगर आर्मर के पास आकर गुस्से से पूछ रहा था, ये तुम कैसी हमाकत कर रहे हो? क्या माँ को बेटे के हाथ से कत्ल कराना चाहते हो? उसने जवाब दिया, मैं ऐसा ना करूं तो बेटा माँ के हाथों मारा जाएगा। मैं मसरूफ हूं, जाओ यहाँ से। उसने सांस रोक ली। फिर चंद सेकंड के बाद लाजवंती के दिमाग में आया। वो सोच रही थी, मैं गुस्ल के बाद लिबास पहनकर मेकअप करने वाली थी, महल के बाहर कार के पास कैसे आ गई? क्या डैगर कोई शरारत कर रहा है? डैगर ने कहा, लाजवंती फौरन महल में वापस जाओ और कार की चाबी भी निकाल लो। अली तैमूर अपनी माँ को लेकर फरार होना चाहता है।
उसकी बात खत्म होते ही आर्मर ने लाजवंती को सांस रोकने पर मजबूर किया, जिसके नतीजे में डैगर के साथ खुद भी दिमाग से निकल आया। लेकिन दूसरे ही लम्हे वापस जाकर लाजवंती के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। अली अपनी मां को खींचते हुए महल के बाहर ले आया था और अब कार की तरफ जा रहा था। बाहर खड़े हुए तमाम मुसल्लह अफराद ने अपनी गनें सीधी कर ली। सिक्योरिटी अफसर ने ललकार कर कहा, खबरदार देवी जी को छोड़ दो वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डैगर ने एक मुसल्लह शख्स की जुबान से कहा, अली तैमूर, तुम बहुत ही बचकाना हरकतें कर रहे हो। क्या तुम महल के हाथे से, फिर इस इलाके से, फिर इस शहर से और फिर इस मुल्क से बाहर जा सकोगे? उसने कहा, मैं जान की बाजी लगाकर इस मुल्क में आया हूं। अगर मेरी मां को मेरे हवाले ना किया गया तो मैं इस टेलीपैथी जानने वाली मम्मी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब तक ये मेरे साथ रहेगी तुम लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। वो कार की पिछली सीट पर बैठ गया। लाजवंती ने कार स्टार्ट की, फिर उसे आगे बढ़ाया। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। उन्हें हुक्म दिया गया था कि रसवंती को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए वो गाड़ी को निशाना बना रहे थे। एक गोली पहिए में आकर लगी, टायर बरस्ट हुआ। कार एक जानिब घूमकर एक दीवार से टकराकर रुक गई। भागने का अब कोई मौका नहीं था। डैगर ने एक मुसल्लह शख्स की जुबान से कहा, अब तुम्हें कोई दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। तुम शायद किंग फर्नांडो के हेलीकॉप्टर और प्राइवेट तैयारे इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने उसके हेलीकॉप्टर्स और तैयारों को अपने कब्जे में ले लिया है। तुम्हें कहीं जाने के लिए 2 पहियों की साइकिल भी नहीं मिलेगी। अली ने अपनी मां से कहा, देवी जी, इन्हें तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इनसे पूछो ये मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। रसवंती ने बुलंद आवाज से कहा, डैगर, तुम मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते? क्या सुपर मास्टर ने मुझे दुश्मन के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया? उसने यही बात डैगर के दिमाग में जाकर पूछी। उसने जवाब दिया, उस गाड़ी का टायर ब्रस्ट करके आपको अगवा होने से बचाया गया है। आप जरा हौसले से काम लें, वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, आपको यहां से ले जा नहीं सकेगा। अली ने आर्मर से पूछा, अंकल क्या बात है, क्या मुझे मदद नहीं पहुंचेगी? आर्मर के जवाब देने से पहले ही एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। वह फौजी हेलीकॉप्टर था। उसे दूर से देखकर महल के मुसल्लह मुहाफिजीन मुतमईन हो गए। ये इत्मीनान सिर्फ 1 मिनट का था। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए अफराद ने करीब पहुंचते ही महल के हाथे में बम फेंकने शुरू कर दिए। वहां भगदड़ मच गई। महल के मुहाफिज इधर उधर छुपकर फायरिंग करना चाहते थे, लेकिन धुआं इस कदर फैल गया था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह हैरान थे कि यह हेलीकॉप्टर कहां से आ गया। किंग फर्नांडो को नजरबंद किया गया था। यह उसका हेलीकॉप्टर नहीं था। ना ही पोमी या वाटसुरोकी वगैरह उसकी मदद को आए थे। वह मास्क मैन के अफराद भी नहीं थे। दूसरे किसी खतरनाक तंजीम के अफराद भी नहीं आ सकते थे। वहां जानबूझकर ऐसे बॉम्ब फेंके गए थे जो कसरत से धुआं पैदा करते हैं। इस धुआं से माहौल में हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला। एक सीढ़ी लटकती हुई नीचे आई। फिर आला बीबी ने खुले हुए दरवाजे से झांक कर कहा, अली कम ऑन, हरी अप। अली ने झूलती हुई सीढ़ी पकड़ ली। फिर कहा, देवी जी गोली चल जाएगी, उससे पहले चढ़ना शुरू कर दो। वो चढ़ने लगी। उसके पीछे अली ने सीढ़ी पर पांव जमाए। हेलीकॉप्टर बुलंद होकर वहां से जाने लगा। आर्मर लाजवंती को छोड़कर रसवंती के दिमाग में आया। फिर सीढ़ी पर चढ़कर हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचने में उसकी मदद करने लगा। नीचे से फायरिंग हो रही थी। धुएं के बायस सही निशाना नहीं लिया जा सकता था। फिर वो हेलीकॉप्टर रेंज से बाहर निकल गया। वो अंदर पहुंच गई। आला बीबी ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए पूछा, रसवंती मुझे पहचानती हो? वो नागवारी से बोली, मैं रसवंती की डमी हूं, अपने इस जवान से पूछ लो। अली ने पास बैठे हुए मां का हाथ थामकर कहा, मैंने दुश्मनों को उलझाने के लिए ऐसा किया था। वो ये सोचकर परेशान हो गए कि मैं आपको डमी समझते हुए किसी वक्त भी गोली मार सकता हूं। दुश्मन बहरहाल दुश्मन होता है, तुम किसी वक्त भी गोली मार सकते हो। नहीं मामा, मैं थोड़ी देर के लिए मसलतन दुश्मन बन गया था। अगर मैं आपको मां तस्लीम करता तो दुश्मन कभी मेरी धमके में ना आते। उन्हें यकीन होता कि मैं अपनी मामा पर कभी गोली नहीं चलाऊंगा। आला बीबी ने कहा, रसवंती, सुपर मास्टर ने तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग कराई है, इंशाल्लाह हम इसका तोड़ करेंगे। अली ने पूछा, आंटी हम कहाँ जा सकती हैं? फौजी हेलीकॉप्टर और तैयारी हमें घेरने के लिए परवाज कर रहे होंगे। हम इस मुल्क की सरहद से बाहर नहीं जा सकेंगे। वो बोली, हम शुमाल की सिमत जा रहे हैं। मगरिब और जनूब की तरफ कई हजार मील तक ये मुल्क फैला हुआ है। मशरिक में समुंदर है, वहां के तमाम जजीरों में फौजी हैं। फिर हम किसी जजीरे में उतरेंगे तो चारों तरफ से घेर लिए जाएंगे। जिधर हम जा रहे हैं उधर घने जंगलात हैं, फिलहाल वहीं पनाह ली जा सकती है। आपने ये फौजी हेलीकॉप्टर कैसे हासिल कर लिया? उसने पायलट की तरफ इशारा किया। ये जॉन कारमन है, यहाँ की फिजाइया में कैप्टन है, लेकिन मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। वापस जाकर बयान देंगे कि ये दिमागी तौर पर गैर हाजिर हो गए थे। जब होशो हवास में आए तो कोई दिमाग में कह रहा था कि उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। उनके दिमाग पर कब्जा जमाकर 4000 मील तक परवास की गई है। कुछ लोगों को शुमाली सरहद पार कराई गई है। बाकी तुम्हारा सुपर मास्टर समझ लेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। आला बीबी ये बातें इब्रानी जुबान में कर रही थी ताकि रसवंती ना समझ सके। अगर पायलट जॉन कारमन के मुतल्लिक मालूम होता तो वो ख्याल ख्वानी के जरिए सुपर मास्टर को सारी बातें बता देती। डैगर उसके दिमाग में काफ़ी देर तक रहने के बाद सुपर मास्टर के पास आया। फिर बोला, आला बीबी और अली तैमूर इब्रानी जुबान में बातें कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम पायलट के दिमाग में नहीं जा सकते? वो गूंगा और बहरा बनाया गया है। रसवंती का ख्याल है उसके दिमाग पर कब्जा जमाया गया है। तुम रसवंती के जरिए देखो हेलीकॉप्टर कहाँ कहाँ से गुजर है। मैंने अभी फिजाइया के टावर से मालूम किया है। हेलीकॉप्टर का इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, या उन्होंने उसे बेकार कर दिया है।
डैगर रसवंती के पास आया, फिर बोला, क्या तुम खिड़की के पास नहीं बैठ सकती? मैं तुम्हारे जरिए मालूम करना चाहता हूँ ये लोग किन रास्तों से गुजर रहे हैं। रसवंती ने आला बीबी से कहा, तुम मेरी सीट पर आ जाओ, मैं खिड़की के पास बैठूंगा। रसवंती, तुम्हें यह सुनकर अफसोस होगा कि हम थोड़ी देर बाद तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधने वाले हैं। तुम जहां भी बैठोगी हमारे लिए फर्क नहीं पड़ेगा। डैगर मायूस होकर सुपर मास्टर के पास आया। वो फौज के एक मेजर से रिपोर्ट हासिल कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक वह हेलीकॉप्टर अभी तक नजर नहीं आया था। एयरफोर्स के जवान हेलीकॉप्टरों और तैयारों में उसे तलाश कर रहे थे। सुपर मास्टर कह रहा था, शुमाल की तरफ ज्यादा जोर दो, उधर घने जंगलात हैं। अक्सर मुजरिम फरार होकर उसी सिमत जाते हैं, फिर उन खतरनाक जंगलात से वापस नहीं आ पाते। जिसकी मौत आती है वही उधर का रुख करता है। हमें रसवंती को हर हाल में उधर जाने से रोकना है। हमने उस पर बड़ी मेहनत की है। फॉरेस्ट ऑफिसर को इतला दो और उसे ताकीद करो कि कोई भी हेलीकॉप्टर उधर से गुजरे तो फौरन हमें इतला दे। 2 घंटे तक कोई सुराग नहीं मिला। 3 घंटे बाद फॉरेस्ट ऑफिसर ने इतला दी कि बहुत दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी गई है। दूरबीन के जरिए उसकी एक झलक दिखाई दी, फिर वह सब्ज पहाड़ियों के पीछे गुम हो गया। ये इतला मिलते ही तमाम हेलीकॉप्टरों और तैयारों का रुख उस जंगल की तरफ हो गया। किसी बड़े मुल्क की फिजाइया हरकत में आ जाए तो फरार होने वाले सरहद पार नहीं कर सकते, लेकिन शुमाली अमेरिका में यह सहूलत थी। साल के 8 महीने सैकड़ों मील तक फैला हुआ जंगल बर्फ से ढका रहता था। बाकी 4 महीने हरियाली रहती। बर्फ पिघलकर आबशारों और दरियाओं की सूरत में बहती थी, खतरनाक दरिंदों और जंगली बाशिंदों से मुकाबला करते हुए। बाज सख्त जान मुजरिम सरहद पार कर लेते थे। आर्मर ने अली के पास आकर कहा, मैं तुम्हारी मम्मा के पास जाना चाहता हूँ। अली ने कहा, अंकल मैं सोच रहा हूँ पायलट जॉन कॉर्मन का वापस जाना मुनासिब नहीं है। सुपर मास्टर की ख्याल ख्वानी करने वाले इसके दिमाग को कमज़ोर बनाकर इसके चोर ख्यालात पढ़ लेंगे। आप ज़रा पायलट से बात करें। आर्मर ने पायलट और आला बीबी से बात की। पायलट ने कहा, अगर मेरे बयान पर शुबा नहीं होगा तो वो मेरे दिमाग को कमज़ोर नहीं बनाएंगे, लेकिन दूसरे पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आला बीबी ने कहा, जॉन का वापस ना जाना ज़्यादा मुनासिब है। उन्होंने बड़ी मेहनत से रसवंती को हासिल किया था और बड़ी ठोस मनसूबाबंदी से उसकी ब्रेन वॉशिंग की थी। इसके बाद ये हमेशा उनके काम आने वाली थी। ऐसी ख्याल ख्वानी करने वाली हस्ती उनके हाथ से निकल गई है। वह झुंझलाकर भी जॉन को सजा देंगे और उसके चोर ख्यालात पढ़ने के बाद तो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये तमाम बातें आर्मर के जरिए उन तीनों के दिमागों में हो रही थी। आखिर जॉन उनके साथ जंगल में रहने पर राजी हो गया। आला बीबी ने कहा, आर्मर तुम अभी सोनिया के पास जा रहे हो, ज़रूर जाओ, हमारे पास भी आते रहना। रसवंती को नींद की हालत में मामूला बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना यह ख्याल ख्वानी के जरिए दुश्मनों को हमारा ठिकाना बताती रहेगी। आर्मर चला गया। जॉन कार्मर ने हेलीकॉप्टर के एक छोटे से घास के मैदान में उतारा। उसके चारों तरफ ऊंचे घने दरख्त थे। वह हेलीकॉप्टर को मैदान में चलाता हुआ दरख्तों के दरमियान लाया। फिर वह सब नीचे उतर आए। रसवंती ने कहा, अब तुम आंखों से पट्टी हटा दो। आला बीबी ने पूछा, क्या तुम्हारे ख्याल ख्वानी करने वाले दोस्त बहुत बेचैन हो रहे हैं और हमारा ठिकाना मालूम करना चाहते हैं? अली ने कहा, उनसे कह दें आर्जी ठिकाना है, हम किसी वक्त भी यहाँ से परवास करेंगे और आपको बेहोश करके ले जाएंगे। ये जुल्म है, मैं होश में रहूंगी। तुम मुझे माँ भी कहते हो और जुल्म भी करते हो। आप मेरी सगी वालदा हैं, आपने मुझे जन्म दिया है। अगर सोनिया मामा ने मुझे जन्म दिया होता तो मैं आपकी खातिर मुसीबतें उठाने के लिए इस मुल्क में ना आता, लेकिन मेरी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। दुश्मन ने बिल्कुल ही दिमाग उलट कर रख दिया है। वो ज़रा देर खामोश रही, फिर बोली, आला बीबी मेरे पास आओ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आला बीबी उसके करीब गई। रसवंती ने उससे आहिस्तगी से कुछ कहा। वो बोली, अच्छी बात है, आओ मेरे साथ। वो रसवंती का हाथ पकड़कर एक सिमत जाने लगी। अली तैमूर ने पूछा, मिस्टर जॉन, क्या आप लोग बड़ी उजलत में हमारी मदद के लिए आए हैं? हाँ, उजलत कह सकते हो। वैसे आर्मर साहब ने आपकी आमद के मुतल्लिक पहले ही बता दिया था। आला बीबी ने कई तरह के हथियार, कारतूस और खाने पीने का सामान जमा कर रखा था। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतने सख्त पहरे से निकल आओगे, मगर आला बीबी ने मुझसे शर्त लगाई थी। मैं शर्त हार गया। वह हेलीकॉप्टर के अंदर आए, फिर उसके पिछले हिस्से में जाकर खाने पीने का सामान और हथियारों को देखने लगे। वहां कुल्हाड़ियों, रस्सों के बंडल, टॉर्चें, मशालें और आग रोशन करने का सामान था। हेलीकॉप्टर के लिए फाजिल ईंधन भी मौजूद था। आला बीबी ने जंगल में आकर छुपने का मंसूबा बहुत पहले ही बना लिया था। जॉन ने कहा, तुम्हारी मामा बड़ी दुश्वारियां पैदा करेंगी। हाँ, उनका कुछ इलाज किया जाएगा। उसने घड़ी देखकर कहा, इतनी देर हो गई, मामा और आंटी अभी तक वापस नहीं आई। उसने आगे बढ़कर आवाज़ दी, आंटी आप कहाँ हैं? उसे जवाब नहीं मिला। जॉन ने भी आगे बढ़कर कहा, हमें जवाब दो वरना हम आ जाएंगे। उन्होंने चंद सेकंड तक इंतजार किया, फिर अपनी अपनी गन संभाल कर आगे बढ़ने लगे। वो हर दूसरे तीसरे कदम पर आवाज़ देते थे। पहले ही जवाब ना मिलने पर समझ में आ गया था कि खिलाफे तवक्को कोई बात हो गई है। वो एक झाड़ी के पास ठिठक गई। आला बीबी घास पर औंधी पड़ी हुई थी। उसके सर के पिछले हिस्से से खून बह रहा था। बात समझ में आ गई। रसवंती ने मौका पाकर किसी मजबूत लकड़ी को उठाकर पीछे से हमला किया होगा। जॉन ने कहा, मैं इसे होश में लाता हूं, तुम अपनी माँ को तलाश करो। उसने माँ को बुलंद आवाज से पुकारा, फिर कभी इधर कभी उधर जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में दौड़ने लगा। वह हैरान था कि मामा भागकर कितनी दूर चली गई हैं या कहाँ छुप गई हैं। वह दौड़ते दौड़ते पुकारते पुकारते एक जगह रुक गया।
दूर तक देखा नहीं जा सकता था। बेतरतीबी से उगे हुए दरख्त निगाहों के सामने हायल हो जाते थे। ऐसे ही वक्त पीछे से माँ की आवाज़ सुनाई दी, मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े। उसने फौरन ही सर घुमाकर देखा, फिर उसे संभलने का मौका नहीं मिला। रसवंती अपने हाथों में दरख्त की टूटी हुई एक पुरानी शाख पकड़े हुए थी। शाख पुरानी थी मगर मजबूत थी। अली के पलटते ही वो मजबूत लकड़ी सर पर पड़ी। आंखों के सामने तारे नाच गई। वो एक कदम की तरफ लड़खड़ाया, फिर घास के फर्श पर धम से चारों शाने चित हो गया। मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, एक माँ के वैश्याना कह के जंगल में दूर तक गूंज रहे थे।